Hello everyone. So today date is 1st February and 2024. We are going to solve some PYQs of body fluid and circulation chapter of class 11th human physiology. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे हमें मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, लेकिन उससे पहले हम अपना बेसिक्स थोड़ा सा इस चैप्टर के पढ़ेंगे. ठीक है, ये जितने भी हमारे पास पार्ट दे रखे, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट मैच भी बता सकती हूँ, लेकिन फिर कंफ्यूजन होगी. तो बेटर है कि हम पहले थोड़ा सा इनके बारे में जान ले कि क्या इस चैप्टर में किस बारे में बात कर रखी है, क्या बेसोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं. इन सभी के बारे में हम थोड़ा थोड़ा बेसिक्स जो है अभी क्लियर करेंगे अपना, ताकि ईजिली हम अपने आगे PYQs सोल्व कर पाए. चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन. ठीक है, बॉडी फ्लूइड में क्या क्या ये क्या कंसिस्ट करता है. बॉडी फ्लूइड में क्या क्या होता है. एक होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर और एक होता है एक एक्स्ट्रा सेलुलर और एक होता है इंट्रा सेलुलर. ठीक है, इसको हम ECF से डिनोट कर सकते हैं, इसको ICF से. अगर मैं एक्स्ट्रा सेलुलर की बात करूं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इसमें क्या क्या आता है. ब्लड आ गया. हम ब्लड क्या होता है आगे देखेंगे. ब्लड में क्या क्या किस चीज का कंपोजिशन होता है. लिम्फ हो गया, टिश्यू फ्लूइड हो गए. ठीक है, ये सभी आते हैं. और इसमें जो मोस्ट या मैक्सिमम कैटायन जो ECF में होता है वो होता है सोडियम. ये आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आप याद रखें. इसमें सोडियम होता है. ICF की बात करूँ तो इसमें कौन सा होता है, वो कैटायन पोटेशियम होता है. ठीक है, अब हम बात करेंगे ब्लड की. ठीक है, ब्लड की तरफ चलते हैं. ब्लड सॉफ्टेस्ट टिश्यू होता है बॉडी का. पहले मैं इसके 2-4 फीचर्स बता देती हूँ. सॉफ्टेस्ट टिश्यू ऑफ बॉडी. फाइबर्स एब्सेंट होते हैं ब्लड में. फाइबर्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं ब्लड में, यानी ब्लड में प्रेजेंट नहीं होते. ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू होता है ये, जो मैट्रिक्स सेल्स और फाइबर्स वगैरह. फाइबर्स तो इसमें एब्सेंट होते हैं, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है. तो यहाँ पे फाइबर्स ब्लड में एब्सेंट होते हैं, लेकिन जो कनेक्टिव टिश्यू इसके अंदर होते हैं उसमें कहीं ना कहीं फाइबर्स, मैट्रिक्स और सेल्स वगैरह प्रेजेंट हो सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे हार्ड. और देखो, ये तो मैंने यहाँ पे सॉफ्टेस्ट टिश्यू बता दिया. कौन सा होता है बॉडी का, ब्लड होता है. हार्डेस्ट टिश्यू पूछा जाए भाई, हार्डेस्ट टिश्यू कौन सा है, तो वो बोन होता है. हार्डेस्ट सब्सटेंस की बात करी जाए बॉडी की, तो जो एनिमल होता है टूथ का, इनेमल टूथ का, ठीक है, जो ऊपर की वो कवरिंग सी होती है, वो होता है हार्डेस्ट सब्सटेंस. हार्डेस्ट टिश्यू बोन, सॉफ्टेस्ट टिश्यू ब्लड. ठीक है, ये थी थोड़ी सी बेसिक बातें. अब ब्लड की स्टडी को क्या बोला जाता है, हेमाटोलॉजी. ब्लड की स्टडी को क्या बोलते हैं हम, हेमाटोलॉजी. कलर रेड होता है. pH कितना होगा, 7.4 होता है इसका, यानी स्लाइटली अल्कलाइन होता है. ठीक है, स्लाइटली कैसा होता है, ये अल्कलाइन होता है. बाय वेट 7 से 8% बॉडी का वेट जो है ब्लड कंसिस्ट करता है. कितना, 7 से 8. ये मैं आपको बेसिक बातें इस वजह से बता रही हूँ ताकि फिर आगे जो है एक सीरीज से बनती चली जाती है, अच्छे से समझ आएगा फिर आपको. 7 से 8% बॉडी का वेट जो है वो ब्लड कॉन्स्टिट्यूट करता है. 5 और बाय वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम के कंटेक्स्ट में मैं बात करूं, मेल्स में 5 से 6 लीटर जो है, 5 से 6 लीटर जो है मेल में इसकी वॉल्यूम होती है, और 4 से 5 लीटर जो है फीमेल्स में. ठीक है, यानी कि नॉर्मल इतना ब्लड होना ही चाहिए. अब हम बात करेंगे प्लाज्मा की. ठीक है, यहाँ पे प्लाज्मा की बात करी जाएगी. ब्लड मैंने आपको अच्छे से बता दिया है. अब देखते हैं प्लाज्मा में क्या क्या होता है. सबसे पहले समझो, प्लाज्मा जो है ग्राउंड सब्सटेंस होता है किसका, ब्लड का. प्लाज्मा को क्या बोला जाता है, ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ ब्लड. ठीक है, उसके बाद ये एक विस्कियस फ्लूइड होता है, यानी कि थोड़ा सा गाढ़ा सा फ्लूइड होता है. 55% ब्लड होता है, 55% ऑफ ब्लड. 92% इसमें भाई वाटर होता है. 6 से 8% का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोटीन्स के जरिए होता है.
अब जो ये प्रोटीन होते हैं इनको हम आगे पढ़ेंगे कि प्रोटीन कौन से होते हैं। इसमें 3 टाइप के प्रोटीन होते हैं। आपकी एनसीईआरटी की लाइन जो है उसको मैं बिल्कुल सिंपलर फॉर्म में यहाँ पे लिखकर आपको बता रही हूँ, ठीक है, एक ही साथ सभी को लिख रही हूँ। एल्ब्यूमिन, दूसरा होता है ग्लोबुलिन सॉरी, तीसरा होता है फिब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन की अगर बात करी जाए तो ये जो है 54 मतलब मोस्ट अबंडेंट होता है, यानी कि 54% का इसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है प्रोटीन में, ठीक है। उसके बाद अगर एल्ब्यूमिन की बात करी जाए कि इनका फंक्शन क्या होता है, वो होता है कि ये मेंटेन करते हैं ऑस्मोटिक ब्लड प्रेशर को, यानी कि कितना ऑस्मोटिक ब्लड प्रेशर 28 से 30 mmHg। क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, इसका एल्ब्यूमिन का ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करते हैं, ये बैलेंस करते हैं, बैलेंस और या मेंटेन आप बोल सकते हो ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट एल्ब्यूमिन की ये तो हो गया एल्ब्यूमिन, ठीक है, यानी कि ऑस्मोटिक बैलेंस में मदद करते हैं। और स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन, देखो अगर अबंडेंसी में बात करी जाए कि भाई वॉल्यूम के हिसाब से या प्रोपोर्शन के हिसाब से, तो एल्ब्यूमिन मोस्ट अबंडेंट होता है 54% के साथ। लेकिन साइज में अगर बात करी जाए तो स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा होता है, एल्ब्यूमिन होता है, ये चीज आप याद रखोगे। ग्लोबुलिन की अब बात करेंगे। ग्लोबुलिन का क्या काम होता है, ये क्या फंक्शन होता है इसका, 28% का इसका जो है कॉन्स्टिट्यूशन रहता है इसमें। ये डिफेंस मैकेनिज्म में मदद करता है, किसमें, डिफेंस मैकेनिज्म, एक मिनट, डिफेंस मैकेनिज्म में क्या करता है, इन्वॉल्व होता है। और अल्फा बीटा गामा 3 टाइप के ये जो है सेल्स कॉन्स्टिट्यूट करता है। अल्फा और बीटा की बात करूँ तो ये जो सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन है उसमें मदद करते हैं। और गामा की अगर बात करी जाए तो इसका दूसरा नाम क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन भी हम इसको बोल सकते हैं। ये किस में फॉर्म होता है, ये किसकी मतलब ये एंटीबॉडीज जो होते हैं ना उनकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, किसकी फॉर्म में, एंटीबॉडीज की फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे फिब्रिनोजन की, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन भी होता है। क्या नाम होता है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। अब ये प्रोथ्रोम्बिन क्यों नाम है इसका, वो आगे हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे क्लोटिंग या कोगुलेशन ऑफ ब्लड वाला, वहां पे हम समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिब्रिनोजन किस वजह से नीडेड होता है, फॉर क्लोटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड, क्लोटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। क्लोटिंग या फिर कोगुलेशन ऑफ ब्लड में क्या है, ये मदद करता है कौन, फिब्रिनोजन या प्रोथ्रोम्बिन। अब क्लोटिंग या कोगुलेशन ऑफ ब्लड होता है क्या है, मान लो आपको ब्लीडिंग हो गई, चोट लग गई, ब्लड आ रहा है, कुछ टाइम के बाद आप उसको देखोगे कि ब्लड आना बंद हो गया, वो क्या हो जाता है, उसकी क्लोटिंग सी बन जाती है, ठीक है। और कुछ दिनों के बाद आप क्या नोट करोगे, भाई वहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज में हम खुरंड बोलते हैं, ठीक है, कमसा वहाँ पे आ जाता है, मतलब ब्राउनिश कलर का, रेडिश ब्राउनिश कुछ कलर का, तो वो क्या होता है, उसी को बोला जाता है कोगुलेशन ऑफ ब्लड या फिर क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं सिंपल। देखो अभी तक क्या पढ़ा हमने, कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, हमने पढ़ा है ब्लड के बारे में पढ़ा, ठीक है, ब्लड की स्टडी को क्या बोलते हैं, मतलब ब्लड का पूरा बेसिक्स पढ़ा। उसके बाद ब्लड में जिस जिस चीज का कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हम पढ़ रहे हैं। हमने सबसे पहला ब्लड में क्या है, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। अब प्लाज्मा को अच्छे से पढ़ लिया कि भाई प्लाज्मा में भी भाई अलग अलग प्रोटीन थे, वो हमने पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद अब प्लाज्मा के बाद हम क्या पढ़ेंगे, मैं और थोड़ी सी बेसिक पॉइंट्स आपको बताती हूँ इसके बारे में। सबसे पहले वो मैं आपको वर्बली बोल के बता देती हूँ, वो लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है, आप ध्यान से जस्ट सुन लो मेरी बात। देखो जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं वो लीवर में प्रोड्यूस होते हैं, याद रखोगे, जितने भी प्लाज्मा के प्रोटीन होते हैं वो लीवर में प्रोड्यूस होते हैं। एक्सेप्शन क्या याद रखोगे, गामा ग्लोबुलिन को छोड़कर, क्योंकि ये जो लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं वहां पे ये प्रोड्यूस होते हैं। प्लाज्मा कंटेन करता है स्मॉल अमाउंट में मिनरल्स, जैसे कि सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स एटसेट्रा, कौन, प्लाज्मा कंटेन करता है। हार्मोन्स ट्रांसपोर्टेड होते हैं ब्लड प्लाज्मा के द्वारा उनके टारगेटेड टिश्यू तक, यूरिया भी इसी में आता है। हमने अब जो है रिसेंट में चैप्टर हार्मोन्स वाला कवर किया था, वहां पे मैंने एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन हार्मोन्स में आपको डिफरेंस बताया था। क्लोटिंग फैक्टर प्रोड्यूस होते हैं लीवर के द्वारा, ये तो मैं बता चुकी, जो कि ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। इनिशियल स्टेज में ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, बाद में ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होकर कोगुलेशन में मदद करते हैं ब्लड की।
अगर एक और पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है इसके ऊपर आगे हमें कहीं पे भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ये लाइन रट लेना, प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर, क्या बोला जाता है उसको, सीरम बोलते हैं। वो प्लाज्मा जिसमें क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता उसको हम सीरम बोलते हैं, और सीरम कभी भी क्लोट नहीं हो सकता, कैन नॉट क्लोट। ठीक है, ये याद रखेंगे। प्लाज्मा के ट्रांजिस्ट की बात करूँ, मतलब कौन से, तो देखो इसमें ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है, लिपिड होता है, यूरिया होता है, क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको थोड़ी सी बेसिक बात क्लोटिंग फैक्टर के बारे में बता दिया, आगे हम समझेंगे एक टॉपिक में अलग से। हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, हेपरिन होता है, हेपरिन के बारे में बता देती हूँ, शायद हेपरिन के बारे में आपको ना पता हो। हेपरिन क्या होता है, सबसे पहले तो ये प्रोड्यूस्ड इन लीवर, लीवर में ये प्रोड्यूस होता है। ये एक वेल नोन नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है, एंटी कोगुलेंट, मतलब कि ये प्रिवेंट करता है कोगुलेशन कहाँ पे, ब्लड वेसल्स में। अब आप सोच के देखो, ये बात सोचने वाली है, ठीक है, कि खून तो हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड तो हमेशा फ्लो करता रहता है, तो फिर अंदर कोगुलेशन क्यों नहीं हो पा रही है? ऐसा ही क्यों होता है कि आपको चोट लगी, ब्लीडिंग बाहर हुई, तभी कोगुलेशन हुई है? क्योंकि वहां पे ये हेपरिन प्रेजेंट होता है, ये एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है। ऐसा कभी हुआ है कि भाई आपको अपने ब्लड वेसल्स के डायल्यूशन को बचाने के लिए आप इंजेक्शन ले रहे हो कि भैया अंदर क्लोटिंग ना हो जाए, कभी खून सूख ना जाए, ऐसा कुछ हो जाए? मतलब ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑलरेडी हेपरिन मतलब प्रेजेंट होता है, जिसको लीवर प्रोड्यूस करती है। नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है ये, जो क्या प्रिवेंट करता है, ब्लड वेसल्स में कोगुलेशन प्रिवेंट करता है। ठीक है, और ये सिक्रेटेड किसके द्वारा होता है? मोस्ट सेल, मतलब कनेक्टिव टिश्यू के जो मोस्ट ऑफ द सेल्स होते हैं उनके द्वारा ये हेपरिन क्या होता है, सिक्रेट भी होता है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये बता देती हूँ, हालांकि ये इतनी नीडेड नहीं है ये जानना, लेकिन जो नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है यानी कि जो हेपरिन, ये किससे बना होता है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड से, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। तो ये हमारे पास, ये मैंने आपको हेपरिन का बता दिया। और हाँ, अब मैंने नेचुरल बता दिया तो आर्टिफिशियल भी देख लेते हैं। आर्टिफिशियल में थोड़ा सा आपको इस चैप्टर में एक्स्ट्रा बातें बताती चलूंगी, कोई ज़्यादा मुश्किल बातें भी नहीं बताऊंगी, इंटरेस्टिंग लगेंगी आपको। आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट की अगर मैं बात करूँ तो वो कौन सा हो सकता है भाई? सोडियम सिट्रेट और यहाँ पे सोडियम ऑक्सलेट, ये होते हैं आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट। अब जितना हमने पढ़ा है प्लाज्मा का, मैं एक जो है माइंड मैप सा बना देती हूँ, जो मतलब काफ़ी इजी, फिर उससे काफ़ी इजी हो जाएगा। जो अभी हो सकता है, देखो कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रही हो, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न होनी जायज़ है। जब तक हम एक बार भी एनसीईआरटी की बुक से इसकी रीडिंग नहीं लेंगे हमें मुश्किल लगेगा, लेकिन मैं इसको बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको करके बता रही हूँ। अब तक कुछ नहीं किया, ब्लड के बारे में पढ़ा है, प्लाज्मा के बारे में पढ़ा है, और ये मैंने आपको किसके बारे में, हेपरिन के बारे में बताया है। मोटी मोटी ये अभी तक हमने चीज़ें पढ़ ली हैं। ठीक है, अब मैं एक माइंड मैप बता दूंगी, जिसके बाद जो है प्लाज्मा से रिलेटेड सारी जो कन्फ्यूज़न है वो यहीं पर क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक यानी कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स पढ़ना शुरू करेंगे। यहां से भी इसको इरेज कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा चला जाएगा, अच्छे से दिख जाएगा फिर। वाटर कंसिस्ट करता है, प्रोटीन कंसिस्ट करता है, मिनरल्स कंसिस्ट करता है, अदर सब्सटेंसेस। अब वाटर का कंपोजिशन तो हमें पता है 90 to 92% था। प्रोटीन का कितना था? 6 से 8%। पहले मैंने बताया था कि कौन से 3 प्रोटीन थे हमारे पास? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, तीनों के बारे में मैंने आपको बताया था, और फिब्रिनोजन प्लस प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन इसका दूसरा नाम भी हो सकता है, प्लस प्रोथ्रोम्बिन भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, एल्ब्यूमिन के बारे में मैंने क्या बताया था? ये स्मॉलेस्ट प्रोटीन होता है प्लाज्मा का, मैक्सिमम अमाउंट में होता है, ऑस्मोटिक बैलेंस में काम करता है। ग्लोबुलिन के लिए क्या बताया था? डिफेंस मैकेनिज्म, एक ही बात बताई थी, यही याद रखनी है। इसके लिए क्या बताया था? ब्लड कोगुलेशन।
ये चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। ये क्या था, इसमें क्या था, ये भी लिख देती हूँ एक बार वैसे ही। ऑस्मोटिक बैलेंस। मिनरल्स कौन से होते हैं, सोडियम हो सकता है, क्लोरीन हो गया, पोटेशियम हो गया, HCO3 नेगेटिव हो गया, मैग्नीशियम हो गया और Ca पॉजिटिव यानी कैल्शियम हो गया, ये सब होते हैं। अदर सब्सटेंस कौन से प्रेजेंट होते हैं इसमें, हार्मोन्स हो गए, ठीक है, हार्मोन्स, यूरिया, ग्लूकोज, लिपिड, हेपरिन, कोलेस्ट्रॉल, क्लोटिंग फैक्टर, ये सारी चीजें मैंने बता दी थी। ये पूरा एक्स्ट्रा होता है, पूरा आपके एनसीईआरटी की बुक मतलब जो भी लाइनें दे रखी थी उसका मैंने यहाँ पे एक माइंड मैप सा बना दिया है, ठीक है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि अब हम इस टॉपिक को छोड़कर अच्छे से मतलब अच्छे से हमने कर ही लिया है, क्योंकि पूरा ही कर लिया। और अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, विच इज फॉर्म्ड एलिमेंट। देखो ब्लड में किस चीज का कंपोजिशन होता है, प्लाज्मा का, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स की, जो कि ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या आएगा हमारे पास, देखो फॉर्म्ड एलिमेंट्स 3 प्रकार के होते हैं, ये देखेंगे। सबसे पहले कौन से होते हैं, एक हो गया अरिथ्रोसाइट्स, दूसरा हमारे पास हो गया ल्यूकोसाइट्स, देन हमारे पास आएगा थ्रोम्बोसाइट्स। इन तीनों का जनरल नाम देखो आपको समझ आएगा। एरिथ्रोसाइट आरबीसी आपने पहले सुन रखा होगा, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, और थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स, ये होता है। अब इसके कंपोजिशन की बात करें, फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो है 1% फॉर्म्ड एलिमेंट्स में 1% तो डब्ल्यूबीसी और क्या होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं 1%, और 99% क्या होते हैं, ये आरबीसी। 99% कौन होते हैं, आरबीसी, ठीक है। और हाँ, जैसे कि मैंने पीछे प्लाज्मा बताया था, प्लाज्मा जो है ब्लड का कितना परसेंट था, 55% ऑफ ब्लड का कौन था, प्लाज्मा, और 45% को ये ब्लड का कौन है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। 45% होते हैं ब्लड का। अब देखो, अब मैंने आपको ये बातें बता दी, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में इसका इतना कंपोजिशन होता है, ये होते हैं। अब इनके बारे में जो बेसिक पॉइंट है मैं यहीं पे एक साथ लिख देती हूँ, वो याद रख लेना, यहीं से याद रखना आप। अरिथ्रोसाइट की अगर न्यूक्लियस की बात करूँ, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स लिखूंगी, जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, और कितना इनका नंबर होता है ये चीज जाननी है आपको, साइज किसका कितना होता है, और लाइफ स्पैन क्या है, लाइफ स्पैन क्या है इनकी। देखो अरिथ्रोसाइट में न्यूक्लियस यानी आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, हमेशा याद रखना। ल्यूकोसाइट में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। नंबर की बात करूं तो 5 to 5.5 मिलियन जो है आरबीसी प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, 5 to 5.5 मिलियन यानी कि 50 से 55 लाख। उसके बाद 6000 से लेकर 8000 तक क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, और 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख तक क्या होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। उसके बाद साइज की बात करूं तो 7 से 8 जो है म्यू साइज किसका होता है, एरिथ्रोसाइट का। 10 से 20 म्यू किसका साइज होता है, यानी माइक्रो में, बिल्कुल माइक्रो में साइज चल रहा है, ये होता है डब्ल्यूबीसी का। और 2 से 3 म्यू किसका होता है, ये प्लेटलेट्स का होता है। लाइफ स्पैन क्या होती है, कब तक जो है अलाइव रह सकते हैं, 120 डेज जो है लाइफ स्पैन आरबीसी की होती है। उसके बाद ये कहाँ पे चले जाते हैं, ग्रेव यार्ड में। ग्रेव यार्ड मतलब कि जहाँ पे डेड आरबीसी जाती हैं, ठीक है, वो होता है बॉडी में। उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे, लाइन वगैरह आ गई तो। और ये क्या होता है डब्ल्यूबीसी, अगर बात करें 8 घंटे से लेकर कुछ दिनों तक, टू फ्यू डेज। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं प्लेटलेट्स की, तो 3 दिन से 5 दिन, 3 to 5 डेज इसकी लाइफ स्पैन होती है, ठीक है। ये थी इनके बारे में कुछ बेसिक बातें जो आपको याद होनी चाहिए। और साइज सीक्वेंस आप देख लो, सबसे ज्यादा साइज जो है डब्ल्यूबीसी का होता है, पहले नंबर पे डब्ल्यूबीसी आएगा, फिर किसका है हमारे पास आरबीसी का, उसके बाद आता है प्लेटलेट्स का। ये है इसकी साइज सीक्वेंस। अब मैंने यहाँ पे बेसिक बता दिया, लेकिन इस बेसिक से हमारा काम नहीं चलेगा। अब हम थोड़ा सा डिटेल में इन तीनों चीजों को देखेंगे, तीनों चीजों को समझेंगे, ठीक है। देखो पीवाईक्यूज कराने के साथ साथ मुझे लग रहा है कि मैं आपको पूरा चैप्टर मतलब मोस्ट ऑफ द जितने भी चैप्टर के अभी मैंने पीवाईक्यूज कराए हैं रिसेंटली, मैंने आपको 80 से 90% चैप्टर क्लियर साथ में ही कराया है, ठीक है। पहला हमारे पास क्या है, एरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसी।
एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी। देखो मोस्ट अबंडेंट ब्लड कॉर्पस्कल्स जितने भी होते हैं उनमें सबसे ज्यादा अबंडेंसी किनकी होती है? आरबीसी की होती है, पहले बता चुकी मैं। डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियस नहीं होता। मतलब क्या होता है, देखो आरबीसी में समझो, मैमल्स में अगर हम बात करें, देखो इनिशियल स्टेज पे तो ये प्रेजेंट होता है, लेकिन ड्यूरिंग बट डीजनरेट ड्यूरिंग फॉर्मेशन, मतलब कि आगे आगे फर्दर जब इन मतलब फॉर्मेशन के दौरान ये डीजनरेट हो जाता है। बाय कनकेव शेप का होता है, यानी कि शेप कैसी होती है बना के दिखा देती हूँ। ऐसी कुछ शेप होती है, यानी बाय कनकेव से इसकी कैसी क्या होती है? शेप होती है, ठीक है। और यानी बाय कनकेव शेप होने का रीजन क्या है? ये क्या करता है? इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज के लिए जो सरफेस एरिया है उसको क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। उसके बाद एक डोनेंस मेम्ब्रेन होती है, जो अंदर वाली मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, इसका नाम होता है डोनेंस मेम्ब्रेन। ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखी, मैं बता रही हूँ आपको। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, ये क्या होती है? आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और ये क्या होती है? इसकी क्या फीचर्स है? ये परमिएबल होती है क्लोरीन और HCO3 नेगेटिव के लिए, और इम्परमिएबल यानी कि जिनको अलाउ नहीं करती वो कि कौन कौन? सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। और अगर मैं न्यूक्लियस की, माइटोकॉन्ड्रिया की, गोल्जी बॉडीज की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह की बात करूं तो ये सब क्या है? आरबीसी यानी एरिथ्रोसाइट में अब्सेंट होती हैं। अब यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चंस का आंसर आपको देने वाली हूँ इससे रिलेटेड, वो मैं यहाँ पे लिख नहीं रही, वर्बली बता रही हूँ। वाई मेमेलियन आरबीसी इज नॉन न्यूक्लिएटेड। हमने देखा कि जो मैमल्स के आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स यानी एरिथ्रोसाइट होते हैं, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। क्यों नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, ये बात मैं आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है। हो सकता है कुछ को आंसर पता हो, वरना मैं बताती हूँ। क्योंकि जो आरबीसी है उसको हीमोग्लोबिन ज्यादा चाहिए होता है। आपको पता होगा, आपने पहले पढ़ा होगा भाई, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, उसको हीमोग्लोबिन ज्यादा चाहिए होता है, हैंस प्रोवाइड मोर एरिया फॉर एक्यूमुलेशन रेड कलर। तो इसको क्या चाहिए होता है? वो ज्यादा एरिया प्रोवाइड करता है रेड कलर के हीमोग्लोबिन के एक्यूमुलेशन के लिए। इस वजह से वहां से न्यूक्लियस हटा दिया, मतलब न्यूक्लियस कहीं पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन की जगह होगी, वरना न्यूक्लियस भी उस जगह को घेर लेता तो ये हमारे पास कुछ ना कुछ आरबीसी का लॉस ही होता, राइट। दूसरा क्वेश्चन समझो, वाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एब्सेंट। मैंने बोला कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह सब इसमें एब्सेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने पूछ दिया, अब क्यों एब्सेंट है? तो देखो, जो एंडोस्केलेटन होता है वो किसका बना होता है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स का, और मतलब हो सकता है फैट का, कोलेस्ट्रॉल, और किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है? एक नेटवर्क की फॉर्म में जिसका नाम होता है स्ट्रोमैटिन, जो कि कैसा होता है? स्पॉन्जी और फ्लेक्सिबल एंडोस्केलेटन होता है। इस वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की नीड नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने इसका बेसिक बता दिया है। तो मैं जो है आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, गोल्जी बॉडीज नहीं होती, क्रैब साइकिल आरबीसी में नहीं होती है, ठीक है। क्रैब साइकिल क्या है? आरबीसी में नहीं होती है, क्योंकि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन किस में होती है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में कैसी होती है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, यानी कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में। और अगर वहां पे ऑक्सीजन ही नहीं जा रहा है तो यानी माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया वहां पे एब्सेंट होगा एनारोबिक में हमेशा, तो हैंस क्रैब साइकिल वहां पे एब्सेंट होगी, ठीक है। और उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होती, एनारोबिक होती है, याद रखोगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है और हीमोग्लोबिन इसमें प्रेजेंट होता है जो आयरन कंटेनिंग होता है। ये और ध्यान रखना कि टोटल हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट होता है ब्लड में कितना होता है? 5 लीटर ऑफ ब्लड में 5000 ml होता है, यानी कि 100-350 ग्राम हीमोग्लोबिन, ठीक है। यानी कि 12 से 16 ग्राम अगर हीमोग्लोबिन किसी की बॉडी में है तो उसमें 100 मतलब 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन हर 100 ml ब्लड में मिल जाएगा, ठीक है। और एक मॉलिक्यूल जो होता है हीमोग्लोबिन का वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करता है। अभी मैं यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ थोड़ा सा। 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एक ये बनाता है हीम पार्ट को, यानी कि जिसका 5% का क्या होता है? कंपोजिशन होता है। दूसरा होता है ग्लोबिन पार्ट, 95% का इसका कंपोजिशन होता है, ठीक। ग्लोबिन पार्ट की बात करूँ तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है अडल्ट हीमोग्लोबिन में, 2 अल्फा और 2 बीटा, इतना याद रखो। और एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं ब्लड ग्रुप के ऊपर, मतलब कि वो उनका, देखो ये आरबीसी है ना, जैसे आरबीसी मैंने बताया, इनके ऊपर एंटीजन लगे होते हैं, जैसे यहाँ पे ए मतलब जो भी होता है यहाँ पे बी ओ, ये एंटीजन वगैरह इनके सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं।
अगर आप हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन को ऐड कर दोगे तो वो बन जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन के साथ आप कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करते हो तो क्या बन जाएगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, आरबीसी बाइकनकेव होती है शेप में, रेड बोन मैरो में आरबीसी प्रोड्यूस होती है, ये भी पता होना चाहिए। एक्सेप्शन क्या होती है, कैमल और कैमा जो है लामा, कैमल और लामा जो है मैमल्स होते हैं जिनका बाय कन्वेक्स या फिर ओवल शेप्ड की आरबीसी होती है, ये इसकी एक्सेप्शन है। हाँ, और मैंने बताया था 120 डेज की लाइफ स्पैन होती है इनकी, तो आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कहाँ पे, स्प्लीन में, यानी कि जिसका नाम होता है ग्रेव यार्ड इन आरबीसीज। ठीक है, इसको हम ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी बोल सकते हैं। और जो प्रोसेस होता है आरबीसी की फॉर्मेशन का उसको क्या बोला जाता है, अरिथ्रोपोइसिस हम बोलते हैं। और जो ऑर्गन इसको आरबीसी को प्रोड्यूस करते हैं उनका नाम होता है अरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन्स। ठीक है, ये बोलते हैं हम इसको। अब हम बात करेंगे, अगर देखो लेस, ये तो आपको पता होगा आरबीसी की कमी यानी लेस नंबर, मतलब जो नॉर्मल नंबर होता है उससे कम आरबीसी अगर किसी की बॉडी में है तो एनीमिया की कंडीशन हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे आपको एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी के बारे में काफी अच्छे से बातें बता दी है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ल्यूकोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसी की। व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ज्यादा नहीं जीते, 6,000 से 8,000, मैंने बता दिया था। कलरलेस होते हैं, क्यों कलरलेस होते हैं, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। और न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनके पास न्यूक्लियस था, ये हम बात कर चुके हैं। लार्जेस्ट ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं 10 से 20 जो माइक्रोमिनट साइज, इनका म्यू साइज बता दिया था, वो आपको पता ही है। एक टीएलसी टर्म होती है, इसका मतलब पता होना चाहिए, इसका क्या मतलब होता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ठीक है, अगर डब्ल्यूबीसी ज्यादा है नंबर में तो ये क्या दिखाता है कि भाई वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की पुष्टि करता है। अगर डब्ल्यूबीसी के नंबर ज्यादा यानी जिसको हम ल्यूकोसाइटोसिस कंडीशन बोलते हैं। अगर डब्ल्यूबीसी के नंबर कम है उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपिनिया। कम नंबर के डब्ल्यूबीसी हैं तो उसका मतलब क्या है, ये किसको दिखाता है, एड्स या फिर टाइफाइड जैसी बीमारी को ये दर्शाता है। ठीक है, अमीबॉइड शेप का होता है, लीस्ट कंसिस्टेंट होता है शेप में, अमीबॉइड मूवमेंट शो करता है, यानी कि सो दे कैन क्रॉस वॉल ऑफ कैपिलरी। और जो ये मतलब कैपिलरीज की वॉल को क्रॉस कर सकते हैं, इस प्रोसेस का नाम होता है डायपेडिसिस। अब डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे, दो टाइप की होती हैं, एक होता है ग्रेन्युलोसाइट्स, दूसरा होता है ए ग्रेन्युलोसाइट। ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट की अगर बात करी जाए तो इसमें 3 टाइप्स आते हैं हमारे। एक होता है, सबसे पहला इसमें आता है एसिडोफिल्स, या दूसरा नाम इसका साइनोफिल्स भी है। ठीक है, दूसरा आता है बेसोफिल्स, तीसरा हमारे पास होता है इसमें न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, बेसिकली क्या होता है इसमें, ग्रेन्युलोसाइट के 3 टाइप मैंने आपको बता दिया। अभी इतना याद रखते चलो जितना मैं बता रही हूँ, इनको डिटेल में आगे हम देखेंगे। ए ग्रेन्युलोसाइट्स की अगर बात करी जाए, इसमें आता है मोनोसाइट्स, और दूसरा हमारे पास होता है क्या, लिम्फोसाइट्स। ठीक है, डब्ल्यूबीसी अगर मोर देन 1 लाख हो, 1 लाख से ज्यादा अगर व्हाइट ब्लड सेल्स की रेंज हो, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया का क्या मतलब होता है, ब्लड कैंसर। क्या मतलब होता है इसका, ब्लड कैंसर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, उसको आप यहीं से याद रख लेना। आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन सी है, इन 5 में से जो मैंने अभी टाइप बताए हैं, तो लार्जेस्ट याद रखोगे मोनोसाइट्स होती हैं डब्ल्यूबीसी, और स्मॉलेस्ट हमारी कौन सी होती है, लिम्फोसाइट्स। पूछा जाए मोस्ट अबंडेंट कौन सी है और लीस्ट अबंडेंट कौन सी है, मोस्ट अबंडेंट और लीस्ट अबंडेंट, ये अगर आपसे पूछा जा रहा है तो मोस्ट अबंडेंट कौन सी है, न्यूट्रोफिल्स, यानी कि 60 से 65% जो है ऑफ डब्ल्यूबीसी या टीएलसी यानी कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का बोल सकते हो, 60 to 65% न्यूट्रोफिल्स। और लीस्ट कौन सा होगा यहाँ पे, हमारे पास बेसोफिल्स होगा, यानी कि कितना 0.5 से लेकर 1%, 1% ऑफ टीएलसी। ठीक है, उसके बाद ये पूछा जाए
मोस्ट एक्टिव डब्ल्यूबीसी कौन सी है, तो वो होगी न्यूट्रोफिल्स। मोस्ट एक्टिव कौन सी होगी, जो मोस्ट एबंडेंट हमारे पास न्यूट्रोफिल, वही क्या है, मोस्ट एक्टिव है। और अगर पूछा जाए फैगोसाइटिक यानी कि जो जिसकी मोबिलिटी अच्छी खासी हो, वो वाली डब्ल्यूबीसी कौन सी है, एक्टिव और फैगोसाइटिक एक ही चीज समझ रहे हो आप इसको, एक ही बात है, न्यूट्रोफिल्स है। लेकिन न्यूट्रोफिल के साथ साथ एक और है, कौन सी, मोनोसाइट। कौन सी है जो लार्जेस्ट हमारी थी, मोनोसाइट्स डब्ल्यूबीसी वो है। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रख लेना यहीं से। उसके बाद कुछ टर्म है यहाँ पे जैसे कि देखने को मिलती है आपको, आप कोई ब्लड टेस्ट कराने जाते हो तो वहाँ पे जैसे टीएलसी मैंने एक आपको बता दिया, एक होता है जैसे सीबीसी लिखा हो, सीबीसी का मतलब होता है कि कंप्लीट ब्लड काउंट कितना आया है, उसकी रेंज लिखी होती है, कंप्लीट ब्लड काउंट। एक होता है डीएलसी, डीएलसी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ल्यूकोसाइट काउंट कितनी है, यानी कि पर्टिकुलर हर एक डब्ल्यूबीसी का अलग अलग रेंज, वो बताना। अब जो 5 मैंने आपको ऊपर बताए हैं, इनको 1 बाय 1 थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, एसिडोफिल्स। दूसरा नाम, ये क्या हो रहा है इसमें, दूसरा नाम है साइनोफिल्स। एसिडोफिल्स का जो न्यूक्लियस होता है, याद रखो कि कैसा होता है, वो बाइलोब्ड होता है, यानी कि 2 लोब्स होते हैं उसके न्यूक्लियस में। ठीक है, ऐसे शेप का होता है, देखो ये ऐसे कुछ काइंड ऑफ, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसको मिलाऊंगे 2 लोब्स का हो गया। परसेंटेज कितनी होगी, 2 से 3% टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का। ठीक है, फंक्शन क्या होता है इसका, फंक्शन इंपॉर्टेंट है, एसिडो इनके सभी के फंक्शन याद रखोगे। एक तो ये इन्फेक्शन को रजिस्ट करता है, इन्फेक्शन को रोकता है, रजिस्ट इन्फेक्शन। दूसरा, आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन, से भी ये एसोसिएटेड होता है, एलर्जिक रिएक्शन जो भी मतलब एलर्जीज वगैरह हो जाते हैं उससे भी ये एसोसिएटेड होता है। ठीक है, कौन से इन्फेक्शन को रजिस्ट करता है, आपने अगर पढ़ा हो, आपने थोड़ा सा जाना हो, देखो पैरासाइटिक और इंटेस्टिनल जो है वोम्स हो जाते हैं पेट में, जिनका नाम होता है एस्केरियस। ठीक है, वो इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, तो उनको रजिस्ट कौन करता है, एसिडोफिल्स, उनसे भी एसोसिएटेड होता है और एलर्जिक रिएक्शन से भी। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, बेसोफिल्स की। बेसोफिल्स की अगर मैं बात करूं, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो एस शेप का होता है, यानी कि ऐसा होता है, ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसे शेप का होता है। परसेंटेज कितनी होती है, कितने परसेंटेज कंसीडर करिए, 2 से 3%, और ये स्मॉलेस्ट है बेसोफिल्स, तो ये कितना 0.5 से 1% ऑफ टीएलसी। फंक्शन इसका देख लो, ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जो होती है, इन्फ्लेमेटरी क्या होती है भाई, कुछ भी आपको इन्फ्लेमेशन आ जाए, बड़े में चोट लग गई, किसी मधुमक्खी वगैरह ने काट दिया तो सूजन सी आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन से मतलब को इन्वॉल्व करती हैं और केमिकल को सिक्रीट करती है। कौन से केमिकल्स को, जैसे सेरोटोनिन हो गया, हिस्टामाइन, हैपरिन। हैपरिन आपको पता है क्या होता है, हिस्टामाइन क्या करता है, वेसोडाइलेशन में मदद करता है। हिस्टामाइन क्या करता है, वेसोडाइलेशन, वेसोडाइलेशन में क्या है, हिस्टामाइन मदद करता है। और सेरोटोनिन की अगर मैं बात करूं, वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर, एज अ वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर ये क्या है, काम करता है। ठीक है, वेसोडाइलेशन का मतलब क्या होता है, डायलेट, मतलब कि वो क्या बोलते हैं, डायलेट होना, किसी चीज को मतलब उसका साइज बढ़ जाना बेसिकली। ठीक है, जैसे ये ब्लड वेसल्स होती है, एक तो ये ऐसे मतलब बिल्कुल ऐसे बंद बंद सी कंपैक्टली पैक्ड, एक होता है डायलेट हो गई, थोड़ी सी खुल गई है। ठीक है, वो होता है वेसोडाइलेशन, और दूसरा उसका अपोजिट होता है वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर। एक है ना स्वेलिंग में 2 टर्म आती हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, आपको शायद पहले ना पता हो इस बारे में, लेकिन यहाँ पे मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग नॉलेज देने वाली हूँ यहाँ पे। देखो, स्वेलिंग जो होती है, जो हम इन जनरल स्वेलिंग वर्ड का यूज करते हैं, ये 2 टाइप की होती है। एक होता है इन्फ्लेमेशन, दूसरा होता है ओइडिमा।
ठीक है। इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, टैनिंग हो जाती है, जैसे वो रेडनेस वगैरह, मतलब टैनिंग या रेडनेस जो हो उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। और एडिमा में क्या होती है, ये पेनलेस सूजन होती है। देखो इन्फ्लेमेशन जब होगी, जब आपको दर्द होगा, थोड़ा सा पेनफुल रेडनेस होगी, टैनिंग होती है। और एडिमा क्या होता है, ये पेनलेस होता है, यानी कि इंसान मतलब वो बोल देते हैं ना, कई लोगों को देखकर आपको ऐसा लगता है कि देखो कितनी स्वेलिंग आ रखी है, कितना फूला हुआ सा है, सूजा हुआ सा है, तो उसको पेनलेस जो स्वेलिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एडिमा बोलते हैं। नेक्स्ट हमने एसिडोफाइल्स कर लिया, अब बेसोफिल्स कर दिया। अब नेक्स्ट हम कौन सा करेंगे, न्यूट्रोफिल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका न्यूक्लियस 3 से 5 लोब्ड का होता है, सबसे पहले ये याद रखोगे। परसेंटेज 60 से 65% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। फंक्शन इसका होता है, एक तो ये फैगोसाइटिक होता है नेचर में, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था। मोस्ट एक्टिव होता है और मोस्ट मोटाइल होता है, एक्टिव एंड मोटाइल, ये बात तो हम कर चुके हैं, क्वेश्चन में ही आपको क्लियर हो गई होगी ये चीज। अब देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन से पार्ट की। ये तो हो गया हमारा ग्रेन्युलोसाइट के तीनों जो टाइप्स थे, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, तीनों हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी, अब हम मूव करते हैं डब्ल्यूबीसी के सेकेंड टाइप, यानी ए ग्रेन्युलोसाइट के टाइप्स को, काइंड्स को हम समझेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारे पास कौन सा आता है, मोनोसाइट्स। सबसे पहला कौन सा है हमारे पास इसमें, मोनोसाइट। मोनोसाइट क्या होता है, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होती है, ये याद रखोगे। एक ग्रेन्युलोसाइट की होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप या बीन शेप, आप उसको बोल सकते हो, किडनी शेप्ड या फिर बीन शेप का न्यूक्लियस होता है। परसेंटेज 6 से 8% जो है ये टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का होता है। फंक्शन कैसा होता है, फैगोसाइटिक होता है, सबसे पहले नेचर में बताया था मैंने, ये अपना न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट दोनों फैगोसाइटिक होते हैं नेचर में, और ये आपको इतना याद रखना है इसके बारे में, ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ है। नेक्स्ट है लिम्फोसाइट की बात करेंगे, इसके सेकेंड टाइप के बारे में। लिम्फोसाइट की अगर बात करी जाए तो ये होती है स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी, ये क्वेश्चन मैं बता चुकी हूँ। राउंडेड और लार्ज न्यूक्लियस होता है, 20 से 25% जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का कंसिस्ट करती है। फंक्शन क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है बॉडी का, इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी, उसके लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, लिम्फोसाइट। ठीक है, अब अगर मैं लिम्फोसाइट की बात करूं, लिम्फोसाइट 2 प्रकार के होते हैं, ये याद रखोगे। एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है एल लिम्फोसाइट। अगर आपने पहले थोड़ा बहुत इम्यून सिस्टम के बारे में आप जानते हो तो आपको पता होगा इस बारे में। बी लिम्फोसाइट की अगर मैं बात करूं तो ये क्या करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं किसी एंटीबॉडीज को, सिक्रीट एंटीबॉडी, ये क्या करते हैं, एंटीबॉडी को सिक्रीट करते हैं, यानी कि एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी आप इसे बोल सकते हो। बाकी हमारे पास 12th की बायोलॉजी में ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर है, वहां पे हम एंटीबॉडी, ये इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में अच्छे से डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी हम इसको बोल सकते हैं। ये क्या होती है, सेलुलर मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेलुलर मीडिएटेड इम्यूनिटी हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखो, अब मैंने आपको क्या क्या बता दिया, दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ बिल्कुल ब्रीफ में। हमने ब्लड के बारे में पढ़ लिया था बेसिक चीजें। ब्लड के बाद हमने ब्लड के कंपोजिशन में पढ़ना स्टार्ट किया, जिसमें सबसे पहला प्लाज्मा था। प्लाज्मा हमने अच्छे से पढ़ लिया था, क्या उसका कंपोजिशन होता है, कौन से उसमें प्रोटीन कंसिस्ट करता है, वो क्या उनके प्रोटीन्स का काम होता है। फिर हमने पढ़ा क्या, हम आगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स पे। फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमारे पास 3 टाइप के थे, अरिथ्रोसाइट, वो अपना अरिथ्रोसाइट, दूसरा हमारे पास क्या था, ल्यूकोसाइट, तीसरा हमारे पास क्या है, प्लेटलेट्स। हमने अरिथ्रोसाइट पढ़ लिया अच्छे से, आरबीसी, फिर हमने डब्ल्यूबीसी अच्छे से पढ़ लिया है यहाँ तक। अब बारी किसकी है, नेक्स्ट लास्ट की, थ्रोम्बोसाइट्स, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, प्लेटलेट्स। आपने सुना भी होगा डेंगू वगैरह हो जाते हैं तो ये बोलते हैं कि भाई इसकी तो प्लेट्स घट गई, बिल्कुल प्लेट कम हो गई, तो वो क्या होते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स ही होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होगा, ये चीज मैं बता चुकी हूँ, स्मॉलेस्ट ब्लड कॉर्पस्कल होता है ये, ठीक है, जिसका साइज 2 to 3 म्यू होता है। मैमल्स में प्लेटलेट्स नॉन न्यूक्लिएटेड होती है और डिस्क लाइक शेप की होती है, ये आपको पता है। ये 1.5 लाख से 3.5 लाख जो है प्लेटलेट्स को क्या करती है, कंटेन करती है। और प्लेटलेट्स क्या होते हैं, सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं। और सेल फ्रेगमेंट्स ये क्या होते हैं, सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं किसके, मेगा कैरियोसाइट के,
मेगा कैरियोसाइट के सेल फ्रेगमेंट होते हैं ऑफ बोन मैरो, मेगा कैरियोट सेल ऑफ बोन मैरो। यहाँ पे मैं बना के दिखा देती हूँ, ये अच्छे से आ जाएगा आपको समझ में। ये है रेड बोन मैरो, ये है वही रेड बोन मैरो, ठीक है। ये है मेगा कैरियोटिक सेल, मैं एम सेल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मतलब ये मेगा कैरियोटिक सेल हो गया। ये रप्चर जब होता है, यानी रप्चर यानी कि जब टूटता है तो ये क्या मतलब ये किस में रप्चर हो जाता है, जो मेगा कैरियोटिक सेल है ये रप्चर्स इनटू प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स में क्या है ये रप्चर हो जाता है, ठीक है। और जो ये प्लेटलेट्स होंगी ये फिर ब्लड वगैरह में अपना डिफ्यूज हो जाती हैं, डिजोल्व हो जाती है बेसिकली। प्लेटलेट्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ऐसे वर्बली बोल के बता रही हूँ, वो सुनो। प्लेटलेट्स किस चीज में मदद करती हैं, क्या इनका फंक्शन होता है, ये ब्लड कोगुलेशन में मदद करती हैं, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम के प्रोटीन को सीक्रेट करती है बेसिकली, जो क्लोटिंग में ही हेल्पफुल होता है। प्लेटलेट्स क्या बनाती हैं, प्लेटलेट्स प्लग को बनाती हैं फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ, जो रप्चर्ड ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी रिपेयरिंग के लिए प्लेटलेट्स किसको बनाती हैं, प्लेटलेट्स प्लग को। एग्जाम्पल देखो, डेंगू फीवर जब होता है तो उस दौरान जो प्लेटलेट्स के नंबर है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो रैशेस वगैरह की कंडीशन देखने को मिलती है डेंगू में, आपने देखा होगा, तो इस वजह से होता है। तो अ रिडक्शन इन देयर नंबर, अगर प्लेटलेट्स के नंबर कम हो जाए तो उसकी वजह से क्लोटिंग डिसऑर्डर हो सकता है, यानी कि जिसकी वजह से एक्सेसिव लॉस ब्लड का बॉडी से हो जाता है और अल्टीमेटली किसी भी इंसान की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है इसका साइड इफेक्ट। अगर नंबर बिलो, मैंने बताया 1.5 लाख से 3.5 लाख जो है नॉर्मल प्लेटलेट्स का नंबर होता है। इफ देयर नंबर इज बिलो, अगर उनका नंबर 40,000 से कम है तो उस दौरान क्या होगा, ब्लड स्टार्ट्स बिलो द स्किन, जो ब्लड है वो स्किन के नीचे, यानी जो आपको पता है कि ब्लड वेसल्स में अपना फ्लो करते रहते हैं, इस कंडीशन में ब्लड जो है स्किन के नीचे अपना फ्लो करना स्टार्ट करेंगे और पर्पल रैशेज वहां पे अपीयर होते हैं, यानी कि पर्पल रैशेज दिखने लगते हैं। क्रिटिकल काउंट माना जाता है 40,000, प्लेटलेट्स का क्रिटिकल काउंट जो है कितना होता है 40,000 कंसीडर किया जाता है, ठीक है। ये भाई हमने बात कर ली, अब पूरा अच्छे से ब्लड वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। जिस मतलब एक क्वेश्चन हमारे पास इससे रिलेटेड ही था, तो मैंने यहाँ पे जो है आपको पूरा डिटेल में सारी बातें ब्लड की बता दी है। अब जितने टॉपिक्स मैंने अभी तक आपको बताए हैं उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हमारे पास आता है तो हम डायरेक्ट अपना क्वेश्चन सोल्व करेंगे बिना समय को वेस्ट किए। यहाँ पे अब मुझे लगता है कि जितना मैं आपको समझा चुकी हूँ सारा, उसके हिसाब से तो आप इस क्वेश्चन को खुद भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन स्टिल मैं आपको बता देती हूँ। साइनोफिल्स क्या आएगा इसका हमारे पास आएगा थर्ड, यानी कि ये हिस्टामाइन नेज डिस्ट्रक्टिव एंजाइम को रिलीज करती है, ठीक है, हमें पता है। बेसोफिल्स क्या करती है, ग्रेन्यूल्स, हाँ बिल्कुल ग्रेनुलोसाइट होता है, ये ग्रेनुलोसाइट WBC होते हैं जो हिस्टामाइन को कंटेन करती है। न्यूट्रोफिल्स की बात करी जाए तो कैसे होते हैं, फेगोसाइटोसिस ये अपना पोजेस करते हैं, हम जानते हैं। लिम्फोसाइट इम्यून रिस्पॉन्स, करेक्ट ऑप्शन इज द D1, ठीक है। सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, कोई भी छोड़ा नहीं है। मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना जो हमें यहाँ पे दे रखा है। इसके बारे में भी मैं सारा आपको बता चुकी हूँ। फिब्रिनोजन क्या आएगा, ब्लड क्लोटिंग, और यहाँ पे एल्ब्यूमिन हमारे पास सबसे पहला ग्लोबुलिन था, एल्ब्यूमिन क्या आएगा, ऑस्मोटिक बैलेंस में आएगा, और ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म। तो भाई क्लियर है हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन इसका क्या आएगा, सेकंड का आंसर आएगा C, यानी कि सेकंड थर्ड फर्स्ट, इसका सेकंड, इसका थर्ड, इसका फर्स्ट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मुझे समझाने की आवश्यकता तो नहीं है क्योंकि मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। नेक्स्ट हमारे पास आएगा अडल्ट ह्यूमन की जो RBC होती है वो एन्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि न्यूक्लियस नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन, इस फीचर के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन बतानी है, कौन सी होगी। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस, ये गलत है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, हमने कहीं देखा। सोमेटिक सेल्स नहीं होते, यानी सोमेटिक यानी कि जर्म सेल मतलब इसका जिसके पास पोटेंशियल हो किसी भी टिश्यू या ऑर्गन को राइज करने का। दे डू नॉट मेटाबोलाइज, ये गलत है। ऑल देयर इंटरनल स्पेसिस, बिल्कुल ठीक है। क्या ये लाइन मैंने आपको नहीं बताई थी गैसेस एक्सचेंज लिखकर,
ठीक है, जैसे मैंने बनाकर भी दिखाया था, आपको याद हो तो, कि उसका जो बाइकनकेव शेप की होती है उसके साथ साथ ये पूरा रीजन दिया था। तो ओनली फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। एक बार फिर से सुन लो, ह्यूमन के आरबीसी में जो न्यूक्लियस है वो डीजनरेट हो जाता है मैच्योरेशन के दौरान और प्रोवाइड करता है मोर स्पेस किसके लिए, फॉर ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट, जिसका नाम क्या होता है, हीमोग्लोबिन। इट लैक्स मैनी सेल, ये बहुत से सेल ऑर्गेनिल्स को क्या करता है, लैक करता है, जो इंक्लूड करता है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। सो रेस्पायर्स एनारोबिकली, तो ये क्या करता है एनारोबिकली, मतलब कि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये रेस्पायर करता है। ये सारे फीचर, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ के आ चुके, एक भी पॉइंट मैंने नहीं छोड़ा भाई। जो अब तक हमारे पास क्वेश्चन में आया ना वो सारी बातें हमने की है। रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड विल, अगर पीएच जो होता है ब्लड का, जो मैंने आपको बताया था कितना था, 7.2 अप्रोक्सीमेट कुछ था, जो कैल्कलाइन था, अगर उसके पीएच में रिडक्शन आ जाए तो उसकी वजह से क्या होगा ये बताना है। रिड्यूस द हार्ट रेट, इसका कोई लेना देना नहीं है ब्लड का। रिड्यूस ब्लड सप्लाई, नहीं, ब्लड सप्लाई क्यों कम, ब्रेन तक कम होगी, इसमें क्या झंझट है, वो तो अपना कितना पीएच हो तो पहुंच जाएगा ब्रेन तक। डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, बिल्कुल ठीक है, अगर पीएच इसकी कम हो रही है तो जो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने की, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, रिलीज बाय कार्बोनेट एज लीवर का क्या रोल है इसमें, देखो, रिडक्शन ऑफ पीएच ऑफ ब्लड विल डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन विच इन टर्न कोसिस, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एसिडोसिस हो जाता है, एसिडोसिस हो जाता है, यानी कि एसिड की मात्रा बढ़ जाती है ब्लड में। ठीक है, विच इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है ये बताना है। सीरम, ब्लड और फिब्रिनोजन गलत है। विदाउट क्लोटिंग फैक्टर, ब्लड विदाउट क्लोटिंग फैक्टर, उसको क्या बोलते हैं हम, सीरम, ये मैंने बताया था आपको। लिम्फ, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये लिम्फ मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी जब बताऊंगी, हालांकि ये गलत है। ब्लड, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, अभी हम ये क्वेश्चन करके आए तो बिल्कुल करेक्ट है। प्लाज्मा, ब्लड माइनस लिम्फोसाइट इज इक्वल टू प्लाज्मा, गलत है, ये ऐसा गलत, ये हमारे पास सी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट्स इन, एरिथ्रोपोइसिस यानी कि आरबीसी के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। वो कहाँ पे स्टार्ट होती है, तो क्या मुझे बताने की जरूरत है, आरबीसी की फॉर्मेशन कहाँ पे होगी, रेड बोन मैरो में कितनी बार हमने बात की थी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता देती हूँ इस क्वेश्चन के बारे में। एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, एक प्रोसेस होता है आरबीसी की फॉर्मेशन का। पहले मंथ की प्रेगनेंसी में जो योल्क सैक होता है, जो प्लेसेंटा का योल्क सैक होता है, वो क्या होता है, हीमोपोइटिक टिश्यू होता है। और 5 वीक के बाद इट इज फॉलोड, वो लीवर और रेड बोन मैरो के द्वारा फॉलोड होता है। फ्रॉम 6th मंथ ऑनवर्ड बिकम द प्रिंसिपल साइट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, और आगे जितने भी महीने प्रेगनेंसी के चलते हैं, रेड बोन मैरो ही उसकी क्या हो जाती है, प्रिंसिपल साइट बन जाती है आरबीसी की फॉर्मेशन की। ठीक है, तो इन दैट कंटेक्स्ट द करेक्ट ऑप्शन इज सी, यानी कि रेड बोन मैरो। नेक्स्ट बात करेंगे, पर्सन्स विद ग्रुप ब्लड ग्रुप ए बी इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज ही हैज। अब हमारे पास ब्लड ग्रुप से रिलेटेड टॉपिक आया है, तो अब हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। ठीक है, अच्छे से थोड़ा सा बेसिक उसके क्लियर करके आएंगे, तब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ब्लड ग्रुप्स, एक टर्म होती है, मतलब 2-3 टर्म का यहाँ पे मैं आपको मतलब बताने वाली हूँ। एक होता है ए ग्लूटिनोजन, एक होता है ए ग्लूटिनिन। ठीक है, ये 2 टर्म होती है। ए ग्लूटिनोजन का क्या मतलब होता है, ये वो केमिकल होते हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करते हैं। ठीक है, कैन इंड्यूस द इम्यून रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एंटीजन। एंटीजन का दूसरा नाम होता है ए ग्लूटिनोजन। ठीक है, उसके बाद एंटीबॉडीज का दूसरा नाम होता है एग्लूटिनिन। एंटीबॉडी का दूसरा नाम क्या होता है, एग्लूटिनिन। ये क्या होता है, ये वो प्रोटीन होते हैं जो एंटीजन के रिस्पोंड में प्रोड्यूस होते हैं, उसको एंटीबॉडी बोलते हैं। ये इनके दूसरे नाम है, ठीक है, वो बताए हैं मैंने आपको। एंटीजन हमेशा आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, आपको पता है, और एंटीबॉडी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा में। दोनों चीजें याद रखोगे, एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे होते हैं और एंटीबॉडी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो ए बी और ओ, 4 हमारे पास ब्लड ग्रुप होते हैं। मैं बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पे इसके ऊपर एंटीजन है ए वाला। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए ब्लड ग्रुप हो गया।
ये दूसरा हमारे पास है, इसके ऊपर एंटीजन है बी वाला, तो ये क्या हो गया, बी ब्लड ग्रुप हो गया। ठीक है, उसके बाद ये इसके ऊपर एंटीजन है किसका, ए बी, दोनों ही है, ए बी है और बी भी है, ये क्या हो गया, ए बी ब्लड ग्रुप हो गया। और जिसके ऊपर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होती वो होता है ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये याद रखोगे अभी तक जो मैंने आपको बातें बताई हैं। सॉरी। अब मैं यहाँ पे आपको एक टेबल के जरिए बताने वाली हूँ, हालांकि वो टेबल आपके एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखी है। देखो, अगर मैं बात करूं ब्लड ग्रुप ए की, यहीं पे ऐसे बता देती हूँ, ब्लड ग्रुप ए की अगर मैं बात करूं तो उसके ऊपर जो एंटीजन होती है वो ए होती हैं, इसके ऊपर बी के ऊपर एंटीजन बी होंगी। ठीक है, ए बी के ऊपर एंटीजन कौन सी होगी, मतलब हमारे पास ए बी के ऊपर एंटीजन ए बी होंगी और इसके ओ के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होगी, यानी हम इसको नील लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि नो एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं होता। अब एंटीबॉडीज की बात करें, एंटीबॉडीज की अगर मैं बात करूं तो किसके पास कौन सी एंटीबॉडीज होगी, एंटीजन ए है भाई, जो एंटीजन होता है उसके अगेंस्ट ही तो एंटीबॉडीज वो क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। तो ए एंटीजन वाले के खिलाफ ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, यानी कि इसके लिए क्या होगी, एंटीबॉडी ए, बी के लिए एंटीबॉडी बी, और इसके ए बी के लिए भाई कोई एंटीबॉडीज नहीं होती। एंटीबॉडीज क्यों नहीं होती, अगर ए और बी, मतलब ए बी ब्लड ग्रुप है और ए और बी दोनों ही एंटीबॉडीज अगर इसके किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, तो यानी कि वो किसी भी ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, यानी कि ना ए वाले को एक्सेप्ट करेगा ना बी वाले को एक्सेप्ट करेगा, तो फिर क्या है, इस वजह से इसके ऊपर कोई एंटीबॉडी नहीं होती। और इसके मतलब इसके पास किस किस की एंटीबॉडीज जो है होती हैं, एंटीबॉडी ए बी होती है और एंटीबॉडी बी भी होती है, दोनों एंटीबॉडीज इसके पास जो है प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद डोनर्स की बात करें कि भाई कौन सा कैन गेट ब्लड फ्रॉम, कौन सा जो है डोनर्स ग्रुप, इनको कौन सा जो है ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकते हैं, ये कैन गिव ब्लड टू, मतलब कि कौन सा ग्रुप इनको ब्लड डोनेट कर सकता है, इन जो है ब्लड ग्रुप वालों को। ए की अगर बात करूं तो ब्लड ग्रुप ए वाला भी और ब्लड ग्रुप ओ वाला भी, बी की बात करूं तो ब्लड ग्रुप बी वाला भी और ओ वाला भी। इसकी मैं बात करूं ए बी वाले को ए बी वाला भी दे सकता है, ओ ए और बी तीनों। और जो ओ वाले की अगर मैं बात करूं, यानी कि इसकी ओ वाले को सिर्फ ओ ही ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडीज ए और बी दोनों ही होती हैं। ठीक है, मेरी बात सुनो, ओ जो यहाँ पे लिखा गया है हर कंडीशन में, ओ को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, ये हर एक को ग्रुप डोनेट कर सकता है। और कहीं और ये किसको ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, ए वाला जो है ए को भी ब्लड ग्रुप दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है। ए बी को क्यों दे सकता है, क्योंकि इसके पास जो एंटीबॉडीज हैं वो नहीं होती, एंटीबॉडीज नहीं होती, कोई एंटीबॉडी नहीं होती, इसको भी दे सकता है। ठीक है, बी वाले की बात करूँ तो ये बी वाले को भी दे सकता है, ए बी वाले को भी दे सकता है। और इसकी बात करूँ ए बी वाला, तो ये सिर्फ ए और बी वाले को ही दे सकता है। और ओ वाले की बात करूँ तो ये किसको ब्लड ग्रुप दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी वाले को भी दे सकता है और ओ वाले को भी दे सकता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें थी, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में एक टेबल भी बना के दे रखी है इसकी, तो आप वहां से इसको याद रख लेना। आगे मैं आपको RH एंटीजन वाला कॉन्सेप्ट इसी में समझाने वाली हूँ। RH एंटीजन, इससे क्या मतलब होता है, देखो RH एंटीजन का मतलब होता है रीसस मंकी, रीसस मंकी इसका पूरा नाम है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें मंकी का कोई रोल होता है। ठीक है, ये सबसे पहले मंकीज में डिस्कवर्ड हुई थी, इस वजह से इसको रीसस मंकी एंटीजन बोला जाता है। एक ये दो प्रकार की होती है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। नेगेटिव वाले एंटीजन 15% लोगों में ही होते हैं सिर्फ, और ये 85% सॉरी। ठीक है, बेसिकली एंटीजन ये होते हैं भाई पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड ग्रुप, इनको हम RH एंटीजन बोल देते हैं। एक कंडीशन होती है अरिथ्रोब्लास्टोसिस, मैं सोच रही हूँ आपको यहीं पे वो बता देती हूँ, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान से मेरी बात सुनना। अरिथ्रोब्लास्टोसिस होता क्या है, देखो जब एक फीमेल प्रेग्नेंट फीमेल की हम बात करेंगे, उसकी पहली प्रेगनेंसी के दौरान ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी जो मदर की ब्लड होती है, जो मदर का ब्लड होता है, वो जो फीटस का ब्लड होता है उससे वेल आइसोलेटेड होता है, मतलब बिल्कुल अलग अलग होती हैं वो। मैंने क्या बोला, फर्स्ट प्रेगनेंसी, वेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान जो मदर का ब्लड होता है वो वेल आइसोलेटेड होता है फीटस के ब्लड से। इन केस अगर मदर का ब्लड नेगेटिव है
एंड फीटस हैज पॉजिटिव ब्लड। अब इस केस की बात करी जा रही है, जिस केस में क्या बोला मैंने यहाँ पे लिख देती हूँ इस केस को मैं, मदर का ब्लड तो नेगेटिव है और फीटस का ब्लड क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, ये हो गया। और ये फर्स्ट प्रेगनेंसी का केस था कि भाई बेशक वो वेल आइसोलेटेड थे दोनों दोनों। अब सेकंड प्रेगनेंसी की बारी आई। सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान क्या होगा, ड्यू टू RH एंटीजेंस, RH एंटीजेंस के RH एंटीबॉडीज के कारण जो एनीमिया, मतलब कि देखो इसमें क्या हुआ, पहली प्रेगनेंसी में ये वेल आइसोलेटेड थे फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान, लेकिन डिलीवरी के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि हो जाता है कि कई बार जो ब्लड है वो मिक्स हो जाता है, यानी कि जो फीटस का पॉजिटिव ब्लड था वो मदर के नेगेटिव ब्लड में थोड़ा सा चला गया। ठीक है, वहां पे चला गया या ऐसा हो, ठीक है, मतलब उसमें बेसिकली थोड़ा सा मिक्सअप हो गया। उसके बाद जब सेकेंड प्रेगनेंसी की बारी आई, उस दौरान क्या हुआ, उसके अगेंस्ट अब भाई पॉजिटिव वाले के खिलाफ तो वो एंटीबॉडीज बनाएगा। ठीक है, बनाएगा, और अगर फीटस का भी अब पॉजिटिव होगा तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनेंगे, जिसकी वजह से जो RH एंटीबॉडीज की वजह से एनीमिया, जोंडिस या फिर फीटस की डेथ वाली कंडीशंस भी हो सकती है। उसी को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस। ठीक है, मतलब कि ड्यू टू एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन के कारण उस फीटस के ब्लड के अगेंस्ट उस बच्चे को जोंडिस, एनीमिया या उस फीटस की डेथ भी हो सकती है। उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस बोलते हैं। ठीक है, ये किस वजह से, क्योंकि भाई जो RH एंटीजन होते हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू पास हो जाते हैं। ठीक है, वेरस A और B कैन नॉट, जो मतलब सिर्फ RH एंटीजन पास होते हैं, ब्लड ग्रुप नहीं कि और B ब्लड ग्रुप चला गया, RH एंटीजन यानी पॉजिटिव या नेगेटिव, फिर उसके खिलाफ भी तो एंटीबॉडीज बनेंगी। ट्रीटमेंट की बात कर ले कि भाई कैसे इसको जो है क्योर, मतलब या तो प्रिकॉशन क्या हो सकती है इसमें, RH एंटीबॉडीज जो होती हैं इट विल न्यूट्रल, मतलब इनका ये इंजेक्ट किया जाता है, ये क्या कर देती हैं, जो RH एंटीजन का मदर के RBC में इफेक्ट प्रेजेंट होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। ठीक है, जिसकी वजह से फीटस को उसकी वजह से कोई हार्म नहीं पहुंचता। ये था पूरा प्रोसेस RBC मतलब ब्लड ग्रुप से रिलेटेड था, और एक एक्स्ट्रा टर्म मैंने यहाँ पे आपको बता दी है इसका एरिथ्रोब्लास्टोसिस का। अब अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमारे पास जो कि 7th क्वेश्चन है, क्या पूछा था, कंसीडर यूनिवर्सल बिकॉज ही हैज यूनिवर्सल रेसिपिएंट AB को हम क्यों कंसीडर करते हैं कि AB को कोई सा भी ब्लड जो है डोनेट कर सकता है। ठीक है, और यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, O होता है। तो बोथ A एंड B एंटीजन और RBC बट नो एंटीबॉडी, बिल्कुल ठीक है, एंटीबॉडीज नहीं बनती इनके प्लाज्मा में, लेकिन एंटीजन और भी दोनों के प्रेजेंट होते हैं। एंटीजन है तो भाई वो उसका ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट कर सकता है, और बाकी सारे गलत है, मैं समझा चुकी हूँ। फिगर एक ह्यूमन ब्लड सेल को यहाँ पे हमें दिखा रहा है, आइडेंटिफाई करना है इसको और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देने हैं। ठीक है, कौन सा करेक्ट होगा ये बताना है। तो ये तो भाई चारों चीजें हम अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, इसलिए आप इसको बता सकते हो। मोनोसाइट की लाइफ 3 दिन की होती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, गलत है। बेसोफिल सिक्रेट करता है सेरोटोनिन को, इन्फ्लेमेटरी, बिल्कुल ठीक है। बी लिम्फोसाइट की बात करें 20% ब्लड सेल, गलत है। ऐसे को कहाँ पढ़ा हमने कि भाई 20-80% का रेशियो B और T में दे रखा है, ये तो ये पढ़ा था बस कि भाई बी लिम्फोसाइट कैसे होते हैं, सेल मीडिएटेड होती है, और T लिम्फोसाइट कैसी होती है, अपना एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज क्या होती है, वो मीडिएटेड होती है एंटीबॉडी। तो ये होता है हमारे पास, ये पढ़ा था हमने। न्यूट्रोफिल की अगर बात करूँ तो मोस्ट अबंडेंट, ये न्यूट्रोफिल थोड़ी होता है मोस्ट अबंडेंट, ये गलत है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या आ गया, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, आइडेंटिफाई इट एंड गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बी हमारे पास इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। बेसोफिल सिक्रेट करते हैं हिस्टामाइन को, सेरोटोनिन को, हेपरिन को, और इन्वॉल्व होते हैं इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में, बताने की जरूरत नहीं है, कर चुके हैं ऑलरेडी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड, में कौन सा प्लाज्मा इन्वॉल्व होता है, कौन सा होता है, हमने किया था, मैंने आपको बता दिया था कौन सा था, फिब्रिनोजन, अच्छे से मैं बता के आई हूं, तो ऐसे ही याद रखोगे आप इनको। नेक्स्ट बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन इज ऑफन कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, किसको बोला जाता है, स्प्लीन को, ये भी बता चुकी हूँ। देखो सारे क्वेश्चन जो मैं ऑलरेडी, इसी वजह से मैंने पूरा बेसिक आपको समझाया था, मुझे पता था आगे बिल्कुल इजीली सोल्व होने लग जाएंगे क्वेश्चन। ABO ब्लड ग्रुप जो है ह्यूमंस में कंट्रोल होता है वो जीन I के द्वारा, उसके पास 3 अलील होते हैं, A, B और I, ये होता है न्यूट्रल वाला जीन। सिंस देयर आर 3 डिफरेंट अलील्स, 6 डिफरेंट जीनोटाइप पॉसिबल है, हाउ मेनी फिनोटाइप, जीनोटाइप और फिनोटाइप में फर्क समझो सबसे पहले, ये हमारा मॉलिक्यूलर हेरिटेंसेस वाला चैप्टर आता है, वहां पे हम इनको समझते हैं। जीनोटाइप होता है जो जेनेटिक मेकअप हो, फिनोटाइप वो होता है जिसको हम फिजिकली देखकर बता सकें। ठीक है, फिजिकली उसको देखकर हम बता सकें मॉर्फोलॉजिकली। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि अगर यहाँ पे 3 डिफरेंट अलील्स हैं और जिसके 6 डिफरेंट जीनोटाइप्स पॉसिबल है, तो ये बताना है कितने फिनोटाइप्स वहां पे दिखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा 4 फिनोटाइप।
ठीक है, अब मैं बता देती हूँ आपको थोड़ा सा करके कि कैसे 4 आएंगे। यहाँ पे देखो ये जीनोटाइप्स हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है जीनोटाइप, और ये हो जाएंगे फिनोटाइप। जीनोटाइप्स हमारे पास कौन से हैं, आई ए और आई, ये होता है भाई ए वाले हो गए दोनों के, और ये हो गया हमारा क्या न्यूट्रल। ठीक है, ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए, ब्लड ग्रुप ए। बी के केस में बात करी जाए तो ये हमारे पास होगा आई यानी ये बी हो गया। ए बी की बात करी जाए तो ये हमारे पास हो गया ए बी, और अगर हम बात करें किसकी ओ की, तो कितने फिनोटाइप हुए, 4 फिनोटाइप हुए हैं, 2 3 4 5 6 हमारे पास जीनोटाइप हैं, 4 फिनोटाइप है। ये यहाँ पे क्वेश्चन था। ठीक है, मुझे लगता है अब आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने जो है कौन से 12th क्वेश्चन की बात करेंगे। वट इज ट्रू अबाउट आरबीसीज इन ह्यूमन, आरबीसी के बारे में कौन सी ट्रू स्टेटमेंट है ह्यूमंस में, वो बतानी है आरबीसी के बारे में। तो कौन सी होगी, पढ़ो सभी को। दे कैरी अबाउट 20 to 25% ऑफ CO2, बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल ठीक है। देखो अब मैं आपको ये थोड़ा सा वर्बली बता देती हूँ, ध्यान से सुनना। ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को रेस्पिरेटरी ऑर्गन से टिश्यू तक। क्या बोला है मैंने, जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन से टिश्यू सेल्स तक। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट करता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू सेल से लेकर कहां तक, जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होती है वहां तक। अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जो 97%, यहाँ पे हमारे पास इसकी 99.5% दे रखी है, जबकि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आना था, मतलब करेक्ट वैल्यू हमारे पास इसकी 97% आएगी। अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट होता है आरबीसी के द्वारा उनके ब्लड में, जबकि जो और रिमेनिंग 3% ऑक्सीजन बच गया वो एक डिजोल्ड स्टेट में प्लाज्मा के थ्रू कैरिड होता है। नियरली 20 to 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी, वो किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, आरबीसी के द्वारा, जबकि 70% किसके द्वारा कैरिड होता है, बाइकार्बोनेट के द्वारा। हमने अभी ब्रीदिंग वाला रिसेंट में चैप्टर कवर किया था, उसमें ये पूरा क्राइटेरिया पूरी चीज मैंने आपको बताई थी। ठीक है, उस चैप्टर में हम इसको समझते हैं। तो आरबीसी जहां पे 70% मैंने बता दिया बाइकार्बोनेट के द्वारा। अबाउट जो 7% बच गया CO2 वो डिजोल्ड स्टेट में प्लाज्मा के थ्रू कैरिड आउट होता है। ठीक है, बेसिकली करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या आएगा, ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 13th क्वेश्चन। द मोस्ट पॉपुलरली नोन ब्लड ग्रुपिंग इज द ABO ग्रुपिंग। जो मोस्ट पॉपुलरली नोन ब्लड ग्रुपिंग इज द ABO ग्रुपिंग। इट इज नेम्ड ABO एंड नॉट ABC। इसका नेम हमने ABO रख रखा है, ABC नहीं बोला, बिकॉज O जो है इन इट रेफर्स टू हैविंग, O की यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक बतानी है ब्लड ग्रुप की, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओवर डोमिनेंस ऑफ दिस टाइप ऑन द जीन्स फॉर ये कोई रीजन नहीं है। 1 एंटीबॉडी ओनली, इधर एंटीबॉडी तो होती नहीं है इस पे। नो एंटीजन, बिल्कुल करेक्ट है, कोई एंटीजन जो है, नो एंटीजन A एंड B ऑन आरबीसी। इसके आरबीसी पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होते, मैंने बताया था, एंटीबॉडीज होती है उसके अगेंस्ट। ठीक है, दोबारा से सुनो मैं इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से। जो ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड टाइप सिस्टम होता है, या इसको हम बोल सकते हैं ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इट इज नेम्ड ABO, इसका नाम ABO होता है, ABC नहीं होता, क्योंकि जो ब्लड ग्रुप O होता है, या इसको आप ब्लड ग्रुप 0 भी बोल सकते हो, मतलब कुछ कंट्रीज में ब्लड ग्रुप 0 बोलते हैं इसको। इंडिविजुअल्स के पास ना तो A ना B कोई सा भी एंटीजन इनके सरफेस, इनके आरबीसी के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन बट देयर ब्लड सीरम कंटेन्स, लेकिन जो इनका ब्लड का सीरम है वो क्या कंटेन करता है, IgM anti-A एंटीबॉडीज। ठीक है, मतलब ये एंटीबॉडीज होती है भाई, कई प्रकार की होती है, IgA टाइप हो गया, IgM टाइप, IgE टाइप, ये बहुत सारी होती हैं, ये हम
जो हमारा 12th क्लास का ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर है वहां पे अच्छे से समझेंगे। IgM एंटी-A एंटीबॉडीज और एंटी-B एंटीबॉडीज अगेंस्ट ए और बी ब्लड ग्रुप एंटीजेंस के खिलाफ होती है। देयरफॉर ग्रुप ओ, जो ओ ग्रुप वाले इंडिविजुअल होते हैं वो ब्लड को रिसीव कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ओ इंडिविजुअल से। ठीक है, जिसका देखो मान लो मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ जिस इंसान का ब्लड ग्रुप ओ होगा ना उसी से मैं ब्लड ले सकती हूँ। ठीक है, बट कैन डोनेट, लेकिन अगर मेरा ओ ब्लड ग्रुप है मैं डोनेट किसी को भी कर सकती हूँ, चाहे उसका ए ब्लड ग्रुप हो, बी हो, ए बी हो, किसी को भी हो, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ किसका एक्सेप्ट कर सकती हूँ, ब्लड ग्रुप ओ वाले का। ये बात यहाँ पे थी। इस ओवरऑल क्वेश्चन का कंक्लूजन मैंने दे दिया। देयरफॉर जो ग्रुप ओ कैन इंडिविजुअल कैन रिसीव ब्लड only from a group O individual but can donate blood to individuals of any ABO blood group, that is ABO या फिर AB, किसी को भी। ये था भाई ओवरऑल क्वेश्चन। ठीक है, मैं थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में एंड में आपको 2 लाइनें बताई हैं, वही याद रखना आप। कंपेयर्ड टू ब्लड आर लिम्फ हैज, अगर ब्लड के साथ कंपेयर करें तो जो हमारी लिम्फ होती है उसमें क्या होता है हैज। अब मुझे लगता है कि टाइम आ गया कि मैं आपको लिम्फ के बारे में समझा दूं। यहाँ पे ब्लड ग्रुप, यहाँ पे लिम्फ के बारे में समझेंगे। यहाँ एक मिनट स्पेस बना लेते हैं थोड़ा सा। सॉरी, लिम्फ क्या होता है, इसके पास क्लोटिंग कैपेसिटी होती है, हैज क्लोटिंग कैपेसिटी। कलरलेस होता है लिम्फ। आरबीसी और प्लेटलेट्स क्या होती हैं, 0। ना आरबीसी होती ना प्लेटलेट्स होती, याद रखिएगा। और डब्ल्यूबीसी इसमें मतलब डब्ल्यूबीसी लिम्फ में होती तो है व्हाइट ब्लड सेल, लेकिन ब्लड के कंपैरिजन में कम होती है। ठीक है, टिश्यू फ्लूइड होता है ये, यानी कि ये इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसको लिम्फ को मिडल मैन ऑफ बॉडी भी बोला जा सकता है। क्या बोलते हैं हम इसको, मिडल मैन ऑफ बॉडी भी बोलते हैं। यहाँ पे इसके बारे में जो पॉइंट बता रही हूँ वो ध्यान देना। लिम्फ इज इक्वल टू, लिम्फ का मतलब लिम्फ में किसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी होता है। और सीरम का मतलब तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अगर प्लाज्मा में से हम क्लोटिंग फैक्टर को माइनस कर दिया वो सीरम हो जाते हैं, यानी इसके पास कोई भी क्लोटिंग कैपेसिटी नहीं होती। ठीक है, तो ये था लिम्फ के बारे में कुछ बेसिक बातें जो आपको बतानी थी। अब मैं यहाँ पे एक आपको बता देती हूँ जो कई बार मैं आपको सामने जिक्र कर चुकी हूँ, ब्लड कोगुलेशन। ठीक है, ब्लड कोगुलेशन मैंने बता तो दिया है, अब यहीं पे समझ लेते हैं, कोई क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट सोल्व कर देंगे। ब्लड कोगुलेशन मैंने क्या बताया था, थोड़ी सी हिंट आपको मैंने दी थी कि जैसे ही आपको ब्लीडिंग होती है, आपको चोट लग गई, आपको खून आ गया, तो कुछ टाइम बाद आप देखते हो कि खून आना बंद भी हो जाता है। कुछ दिनों के बाद देखते हो आप, लोकल लैंग्वेज में उसको खुरंड बोलते हैं, स्कम भी उसके ऊपर लाइट रेडिश ब्राउन कलर का आपको देखने को मिल जाता है। ब्लड कोगुलेशन 2 कंडीशन में होती है, या तो भाई डैमेज हो जाए, या तो प्लेटलेट डैमेज हो रहे हैं, डैमेज हो चुके हैं, या फिर डैमेज्ड टिश्यू की कंडीशन में। ठीक है, डैमेज्ड जो प्लेटलेट्स होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, केमिकल, कौन सा केमिकल, थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज केमिकल को रिलीज करते हैं, इसका दूसरा नाम होता है प्रोथ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है, ये एक इनएक्टिव है, एक एक्टिव फॉर्म का है। उसके बाद डैमेज्ड टिश्यू क्या रिलीज करते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या रिलीज करते हैं, कौन सा केमिकल, थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट्स इनटू, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इसमें थ्रोम्बोकाइनेज में। किसके प्रेजेंस में, कैल्शियम एलिमेंट की प्रेजेंस में। उसके बाद जो ये प्रोथ्रोम्बोकाइनेज होता है ये किसके ऊपर एक्ट करता है, एक्ट्स ऑन, ये याद रखोगे, किसके ऊपर एक्ट करेगा, प्रोथ्रोम्बिन के ऊपर एक्ट करता है। ये क्या है, एक इनएक्टिव फॉर्म, अभी इनएक्टिव फॉर्म में है ये प्रोटीन। ठीक है, इनएक्टिव प्रोटीन हम इसको बोल सकते हैं। प्रोथ्रोम्बिन के ऊपर क्या है, ये एक्ट करता है।
कैल्शियम की प्रेजेंस में, तो ये किस में और फिर उसके बाद कैल्शियम की प्रेजेंस में थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि जो एक एक्टिव एंजाइम हमारे पास ये होता है। उसके बाद ये क्या करेगा, थ्रोम्बिन विल कन्वर्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिब्रिनोजन में कन्वर्ट हो जाता है। फिब्रिनोजन एक सोल्यूबल प्रोटीन होता है और ये लीवर प्रोड्यूस करता है इस क्लोटिंग फैक्टर को, यानी विटामिन के की जो है काफी अच्छी सफिशिएंसी होनी चाहिए। ये फिब्रिनोजन एक सोल्यूबल प्रोटीन होता है जो कि कैल्शियम की प्रेजेंस में फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि इन सोल्यूबल प्रोटीन होता है। ठीक है, यानी कि क्लोट इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो क्लोट इज इक्वल टू डैमेज्ड प्लेटलेट्स प्लस क्या आएगा, फिब्रिन। ये हमारे पास एक कैस्केड प्रोसेस होता है, मतलब जो अब मैंने आपको ये पूरा मतलब ऐसे बताइए, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगा होगा। कैस्केड प्रोसेस में आप बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीके से समझ सकते हो। मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ वो भी आपको। कैस्केड प्रोसेस, क्लोटिंग ऑफ ब्लड फॉलोस, क्या फॉलो करता है, देखो ऐसा प्रोसेस को जो क्लोटिंग होती है ब्लड की, वो इस कैस्केड प्रोसेस को फॉलो करते हैं, यानी कि A + B गिव्स C एंड C गिव्स D, D कन्वर्ट्स इनटू E एंड E कन्वर्ट्स इनटू F एंड F कन्वर्ट्स इनटू G। दिस सॉर्ट ऑफ प्रोसेस इज फॉलोड बाय क्लोटिंग ऑफ ब्लड, जो है ये अपना प्रोसेस। अब कैसे, ये देखो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बोकाइनेज में। थ्रोम्बोकाइनेज किस में कन्वर्ट कर देता है, प्रोथ्रोम्बिन को। थ्रोम्बोकाइनेज की प्रेजेंस में जो प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। थ्रोम्बिन कन्वर्ट हो जाएगा फिब्रिनोजन में, ठीक है। फिब्रिनोजन कन्वर्ट हो जाएगा एट द एंड किसमें, फिब्रिन में। तो ये होता है ओवरऑल प्रोसेस। इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन है, मतलब इससे रिलेटेड नहीं है, कुछ मैंने जितने कंसेप्ट अभी बताए हैं उससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन है जो मैं बोल रही हूँ। कौन से मिनरल जो है इसेंशियल होता है ब्लड क्लोटिंग में, कैल्शियम। कितनी बार मैंने अभी बताया आपको। एंटीजन प्रेजेंट होता है कहाँ पे, आरबीसी के सरफेस पे। ब्लड ओ के पास कौन सी एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी ए भी होती है और बी भी होती है, लेकिन एंटीजन्स नहीं होते। प्लेटलेट्स प्रोड्यूस होते हैं कहाँ से, मेगा कैरियोसाइट सेल से। मैंने बताया था इनका रप्चर होगा तो प्लेटलेट्स रिलीज होते हैं कहाँ पे, रेड बोन मैरो में। उसके बाद वो ब्लड में चली जाती हैं। यूनिवर्सल डोनर ग्रुप कौन सा है, ओ होता है, ठीक है। और ये तो मैंने आपको बता दिया था, एरिथ्रोब्लास्टोसिस वाली कंडीशन मैंने बता दी थी। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेरस जो कंडीशन होती है, यानी कि इसमें जो मदर, मतलब पहली प्रेगनेंसी के दौरान मदर का मान लो नेगेटिव RH नेगेटिव है उसके ब्लड ग्रुप में और फीटस का पॉजिटिव है, तो कुछ ना कुछ डिलीवरी के टाइम पे जो है प्लेसेंटा के थ्रू जो पॉजिटिव यानी RH पॉजिटिव वाला था फीटस का, वो मदर में मतलब चला जाता है, मिक्स हो जाता है उसके ब्लड में। उसके बाद सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान अब देखो मदर का नेगेटिव था ब्लड ग्रुप, ठीक है, RH एंटीजन नेगेटिव था। अब उसमें फीटस का पॉजिटिव थोड़ा सा चला गया था, तो उसके खिलाफ बॉडी तो एंटीबॉडीज बनाएंगी। अब सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान अगर उसके फीटस का पॉजिटिव भी ब्लड ग्रुप होगा तो क्या हो, मतलब आपने सुना भी होगा बच्चों को जॉन्डिस हो जाता है पैदा होते ही, वो इसी वजह से होता है, ठीक है। और इवन जॉन्डिस नहीं, एनीमिया की कंडीशन हो सकती है फीटस को, और एक मतलब ऐसी कंडीशन भी हो सकती है, बहुत सीवियर कंडीशन, जिसमें कि फीटस की डेथ भी हो सकती है। इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं इस कंडीशन को, बाय इंजेक्टिंग anti-RH एंटीबॉडी जो है मदर में इंजेक्ट की जाती है इस कंडीशन को क्या करने के लिए, अवॉइड करने के लिए, ठीक है। ये था ओवरऑल पूरा। अब क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारे पास था कंपेयर टू ब्लड आर लिम्फ के पास क्या होता है, इनका कंपोजिशन पूछा गया है। मोर WBC एंड नो RBC, बिल्कुल ठीक है, WBC होती हैं एंड RBC नहीं होती। देर इज नो DNA, इनमें से कौन से में DNA प्रेजेंट ही नहीं होता, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। मैच्योर RBC, याद रखोगे मैच्योर रेड ब्लड सेल में कभी भी जो है वो नहीं होते, DNA नहीं होते। थोड़ा सा सुनो, रेड ब्लड सेल जो होते हैं मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्लड सेल होते हैं जो कि ऑक्सीजन को डिलीवर करते हैं बॉडी टिश्यूज तक ब्लड के थ्रू। देर इज नो DNA, मतलब कोई DNA नहीं होता मैच्योर RBC में। जो रेटिकुलोसाइट होता है जो कि एक मतलब वो एक इमीडिएट प्रीकर्सर होता है मैच्योर RBC का, जो कि इवोल्व इनटू मैच्योर RBC में जो कन्वर्ट हो जाता है विद इन 24 घंटे के अंतरकाल में, ठीक है। इसके रिलीज का 24 घंटे में वो मैच्योर RBC में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ग्लोबुलिन्स जो कंटेन इन ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा आर प्राइमरी इन्वॉल्व इन, मैंने आपको तीनों बता दिए। देखो प्लाज्मा में हमने तीनों पढ़ लिए थे, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन। ये फंक्शन मैंने आपको तीनों का स्टार्टिंग में बता दिया था। आप बताओ ग्लोबुलिन का कौन सा फंक्शन होगा, डिफेंस मैकेनिज्म, सोचने की भी जरूरत नहीं है। ऑस्मोटिक बैलेंस किसका था, ग्लोबुलिन का।
सॉरी एल्ब्यूमिन का था ये हमारा फर्स्ट वन, एल्ब्यूमिन का। उसके बाद ग्लोबुलिन का था मेरे हिसाब से, ठीक है। क्लोटिंग फैक्टर में हमारा कौन सा था, फिब्रिनोजन, ये हमारे पास था एल्ब्यूमिन, हाँ एल्ब्यूमिन, ये था फिब्रिनोजन। ऑक्सीजन ट्रांस ये तो हमारे पास था ही नहीं, ये प्रोटीन से कोई रिलेटेड है ही नहीं। Which type of blood cells are concerned with the release of histamine and natural anticoagulant heparin? ये कर चुके हैं, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, अब ये आपको याद खुद से रखना पड़ेगा। बेसोफिल एक टाइप का व्हाइट ब्लड सेल होता है, ल्यूकोसाइट होता है, जो कि जिसके पास बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है। बेसोफिल्स प्रोड्यूस होते हैं कंटिन्यूसली स्टेम सेल के द्वारा रेड बोन मैरो में और मूव एक अमीबॉइड फैशन में मूव करते रहते हैं। मास्ट सेल के जैसे ये हिस्टामाइन को, हेपरिन को प्रोड्यूस करते हैं एज अ पार्ट ऑफ बॉडीज डिफेंस एट द साइट ऑफ इंजेक्शन या फिर इंजरी या फिर इन्फेक्शन की साइट पे, ठीक है। हेपरिन के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ये एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है जो कि ब्लड वेसल्स में उसकी ब्लड की क्लॉटिंग को नहीं होने देता। मोस्ट एक्टिव फैगोसाइटिक व्हाइट ब्लड सेल कौन सा है, ये क्वेश्चन मैंने कराया था और मैं देखो मैंने अलग से पहले ही बता दिया था और ये क्वेश्चन हमारे पास आ भी गया। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट दोनों लिखवा दिए थे। हीमोग्लोबिन जो होता है ह्यूमन फीटस का, कैसा होता है हीमोग्लोबिन ह्यूमन फीटस का, ये बताना है। तो हैज अ लोअर एफिनिटी, बिल्कुल गलत। हैज एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन इज द सेम, गलत। हैज ओनली 2 प्रोटीन, गलत। हैज अ हाई, बिल्कुल ठीक। अडल्ट के मुकाबले में एक ह्यूमन फीटस में जो एफिनिटी होती है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ वो काफी ज्यादा होती है। देखो हीमोग्लोबिन जो होता है एक ह्यूमन फीटस का, उसके पास हायर एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए एज कंपेयर टू अडल्ट। फीटल हीमोग्लोबिन बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ ज्यादा स्ट्रोंगली अडल्ट हीमोग्लोबिन के कंपेरिजन में, जो अनेबल करता है ऑक्सीजन के ट्रांसफर को मदर से कहाँ पे, फीटस में, पेरेंटली, ठीक है। प्रीनेटली यानी कि इजिली। प्रीनेटली का मतलब होता है कि डिलीवरी से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस्ड सेपरेटली ऑन 4 स्लाइड। 4 स्लाइड पे जो है ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन चारों की जो एक एक बूंद है वो 4 स्लाइड पे अलग से रखी गई है। विच ऑफ देम विल नॉट कोगुलेट, कौन सा इनमें से ऐसा है जो कोगुलेट नहीं होगा, यानी कि क्लोटिंग शो नहीं करेगा। ब्लड की क्लोटिंग कौन से में नहीं होगी, कौन से में नहीं होगी भाई, कितना इजी है। ब्लड सीरम, मैंने एक बात बता दी थी, सीरम का क्या मतलब होता है, प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर। अब भाई जहां पे क्लोटिंग फैक्टर ही नहीं होगा तो ब्लड की कोगुलेशन कैसे हो जाएगी, समझ रहे हो मेरी बात को। कोगुलेशन के लिए क्लोटिंग फैक्टर्स का होना जरूरी है, तो सीरम यहाँ पे याद रखोगे, मैंने आपको बता दिया था। ब्लड सीरम एक पेल येलो कलर का होता है एंड इज लिक्विड माइनस, और लिक्विड में से क्लोटिंग एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं होते। डज नॉट, इनके इसके पास ना तो फिब्रिनोजन होता है, क्योंकि फिब्रिनोजन क्या होता है, क्लोटिंग फैक्टर होता है, ना कोई और अदर क्लोटिंग मटेरियल होता है। देयरफॉर इट डज नॉट, इस वजह से ये ब्लड क्लोटिंग में अपना काम नहीं करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इनमें से कौन सी होगी। देखो प्रेजेंस जो होती है नॉन रेस्पिरेटरी एयर सेक्स की इंक्रीज कर देती है एफिशिएंसी रेस्पिरेटरी, बिल्कुल ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। इंसेक्ट में जो सर्कुलेटिंग ब्लड फ्लूइड सर्व टू डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन टू टिश्यूज, ये गलत है। द प्रिंसिपल ऑफ काउंटर करंट फ्लो फैसिलिटेट एफिशिएंट रेस्पिरेशन, बिल्कुल ठीक है। रेसिडुअल एरिया जो होता है स्लाइटली डिक्रीज एफिशिएंसी, बिल्कुल ठीक है। अब भी यहाँ पे इनकरेक्ट है, कैसे, मेरी बात समझो। इंसेक्ट में जो सर्कुलेटिंग बॉडी होती है, बॉडी फ्लूइड होता है, उसका नाम क्या होता है, हीमोलिम्फ होता है। याद रखोगे उस फ्लूइड का क्या नाम होता है, हीमोलिम्फ होता है इंसेक्ट्स में, ठीक है, जो कि हेल्प नहीं करता सर्कुलेशन में किसके, रेस्पिरेटरी गैसेस फॉर द बॉडी। ये सिर्फ और सिर्फ सर्कुलेट किसको करता है, फूड को और न्यूट्रिएंट्स को, जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं वहां तक। गैस का या ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं करता, फूड और न्यूट्रिएंट्स को ही सर्कुलेट करता रहता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ऑक्सीजन की यानी रेस्पिरेशन, वो किसके द्वारा होती है, स्मॉल एयर चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम होता है स्पाइरेकल्स, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं, दोनों याद रखोगे। इन द एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप के एबीओ सिस्टम में अगर दोनों, इफ बोथ एंटीजन आर प्रेजेंट, दोनों एंटीजन प्रेजेंट है लेकिन कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो ब्लड ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल वुड बी, कौन सा होगा, कितना इजी क्वेश्चन है हमारे पास, क्या आएगा, ए बी आएगा, राइट। प्रेजेंट जो होती है ब्लड ग्रुप ए बी को हम एज यूनिवर्सल रिसिपिएंट भी जानते हैं, आपको पता है। अब एक क्वेश्चन देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ब्लड फ्रॉम अ पेशेंट, आपको जो है ब्लड एक पेशेंट से निकालना है एंड कीप इन इट इन एक टेस्ट ट्यूब में आपने वो रख दिया एनालिसिस के लिए, किसके एनालिसिस, जो भी ब्लड कॉर्पस्कल्स उसमें प्रेजेंट है या प्लाज्मा ब्लड कॉर्पस्कल यानी आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट वगैरह। यू आर ऑल्सो प्रोवाइडेड, आपको 4 टाइप के टेस्ट ट्यूब दिए गए हैं। विच ऑफ देम विल यू
नॉट यूज फॉर द पर्पज, आप कौन सी टेस्ट ट्यूब को इन चारों में से यूज नहीं करोगे, किस पर्पज के लिए, ब्लड कॉर्पस्कल और प्लाज्मा का आपको एनालाइजेशन करना है एक पेशेंट के ब्लड का, ठीक है, तो आप कौन से जो है टेस्ट ट्यूब को यूज नहीं करोगे ये बताना है। मैं देखो इस बारे में हम पढ़ चुके हैं, हालांकि हम जो है पहले ही ये बता चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे देखो घुमा फिरा दिया। अब जब मैं आपको आंसर बताऊंगी तो आपको लगेगा कि इतनी देर से हम थोड़ा सा इसके पास ही थे, इस क्वेश्चन से रिलेटेड ही बात कर रहे थे। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा इसका क्या, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब मेरी बात समझो, जो प्रेजेंस होती है किसकी, कैल्शियम की, वो क्या करेगी, हेपरिन को रिमूव कर देती है। और हेपरिन क्या होता है भाई, नेचुरल एंटीकोगुलेंट। अब मेरी बात समझो, मैंने दो चीज आपको बताई थी, जैसे ही आपको चोट लगती है, आपकी ब्लीडिंग होती है, उस ब्लीडिंग में क्लोटिंग फैक्टर होता है, क्लोटिंग फैक्टर में कैल्शियम सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, जिसकी वजह से वो खून भी बंद हो जाता है और आगे जो है उसकी मतलब रिकवरिंग भी हो जाती है, ठीक है। जो बाहर निकल गया उस खून में क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, कैल्शियम होता है, जिसकी वजह से वो खून रुक जाता है। अब कैल्शियम, अगर कैल्शियम की टेस्ट ट्यूब को हमने यूज कर लिया तो हेपरिन, अब अंदर आप ये सोचोगे कि भाई ब्लड तो हमारे ब्लड वेसल्स में भी अंदर चलता रहता है, तो वो कोगुलेट क्यों नहीं होता। फिर आप सोचिए, देखो अगर अंदर ही खून सूख गया तो आप मर नहीं जाओगे, तो लीवर के द्वारा एक एंटी कोगुलेंट हेपरिन नाम का प्रोड्यूस होता रहता है। और हेपरिन क्या करता है, आपके ब्लड की जो अंदर ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो हो रहा होता है उसकी कोगुलेशन नहीं होने देता, ठीक है। तो अगर आपने कैल्शियम वाली टेस्ट ट्यूब का यूज कर दिया तो जो ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट हेपरिन था वो तो उसको क्या कर देगा, वहां से रिमूव कर देगा, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होगा, अगर हेपरिन ही वहां से निकल गया, नेचुरल कोगुलेंट ही निकल गया, तो भाई क्लोटिंग होगी ब्लड की, ठीक है। ब्लड की क्लोटिंग होगी तो कैसे हम ब्लड कॉर्पस्कल्स का पता कर पाएंगे और कैसे प्लाज्मा का पता कर पाएंगे कि ब्लड में कौन से कितने मतलब उसमें प्रोपोर्शन में है। तो सोडियम ऑक्जेलेट और हेपरिन कंटेनिंग टेस्ट ट्यूब जो है विल नॉट अलाउड द ब्लड टू क्लोट। जो ये होती है ना हमारी कौन सी, हेपरिन और सोडियम कंटेनिंग अपना सोडियम ऑक्जेलेट वाली, ये ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देती। और जो चिल्ड टेस्ट ट्यूब होती है वो भी नहीं होने देती, इसका तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, ए आ गया। काफी डिटेल में मैंने समझा दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लिम्फ, लिम्फ के कंटेक्स्ट में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है वो बतानी है। लिम्फ के बारे में, लिम्फ के बारे में पढ़ चुके हैं, अब आपको पता होगा ऑल कंपोनेंट ब्लड एक्सेप्ट आरबीसी एंड सम प्रोटीन, बिल्कुल ठीक है। बी इज द जो है इज ट्रू, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। लिम्फ एक कलरलेस वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि टिश्यू फ्लूइड से डिराइव होता है। आरबीसीज और प्लेटलेट्स क्या क्या होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं, आरबीसी और प्लेटलेट नहीं होते, मैंने बताया था। कुछ ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होते हैं और कुछ मतलब फ्लोटिंग एमीबॉइड लिम्फोसाइट भी यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज करेक्ट फॉर ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ओ के कंटेक्स्ट में करेक्ट बताना है कौन सा होगा। आप देखो फिर से वही क्वेश्चन उसी टाइप के, नो एंटीजन, बट बिल्कुल ठीक है, एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, पहले ही ऑप्शन करेक्ट है, समझाने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत टाइम से कर रहे हैं। व्हाट इज ट्रू अबाउट ल्यूकोसाइट, अब डब्ल्यूबीसी के बारे में करेक्ट बताना है। देखो कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, ये इजी इसलिए लग रहे हैं क्योंकि मैंने सारा बेसिक आपको पहले समझा दिया है। व्हाट इज ट्रू अबाउट ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी के बारे में करेक्ट बताना है। देयर सडन फॉल इन नंबर इज इंडिकेशन, गलत है, इनका सडन फॉल नंबर में ब्लड कैंसर का इंडिकेशन नहीं होता है, ठीक है। ब्लड कैंसर मैंने आपको कौन सा बताया था, किसमें बताया था, किसकी वजह से ब्लड कैंसर होता है। डब्ल्यूबीसी मोर देन, अगर 1 लाख से ज्यादा डब्ल्यूबीसी चले जाए यानी प्लेटलेट्स का नंबर, वो व्हाइट ब्लड सेल का नंबर 1 लाख से ज्यादा हो जाए तब ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर होता है, कम में नहीं। सडन फॉल नहीं होगा, सडन इंक्रीज होगा नंबर में। प्रोड्यूस इन थाइमस, गलत है, थाइमस में प्रोड्यूस थोड़ी होते हैं डब्ल्यूबीसी, ये गलत है। लीवर या रेड बोन मैरो वहां से प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दीज आर ई न्यूक्लिएटेड, गलत है, डब्ल्यूबीसी तो न्यूक्लिएटेड होते हैं, आपको पता है, मैंने बताया था। सिर्फ प्लेटलेट और आरबीसी यानी एरिथ्रोसाइट जो है वो कैसे होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं। दीज कैन स्क्वीज आउट थ्रू द कैप, बिल्कुल ठीक है, ये कैपिलरी वॉल से इजिली स्क्वीज आउट हो सकते हैं, जिस प्रोसेस का नाम क्या था, डायपेडिसिस, कुछ हमने प्रोसेस का नाम भी मैंने आपको बताया था। तो देखो ल्यूकोसाइट कलरलेस न्यूक्लिएटेड अमीबॉइड सेल्स होते हैं जो कि ब्लड में पाए जाते हैं, जो कि विच आर डिवॉइड, जो कि हीमोग्लोबिन जिनके पास प्रेजेंट नहीं होता, मतलब कि डिवॉइड ऑफ हीमोग्लोबिन होते हैं और कैपेबल होते हैं ऑफ कमिंग आउट ऑफ ब्लड कैपिलरीज, मतलब कि इनके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये क्या करे, ब्लड कैपिलरीज से इजिली कम आउट कर सकते हैं
थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डायपेटेसिस, हाँ जो मैंने अभी बोला था उसी प्रोसेस के थ्रू अगर डब्ल्यूबीसी के काउंट में फॉल आ जाए यानी कम हो जाए तो उस कंडीशन में ल्यूकोपीनिया नाम की डिसीज होती है एंड अकर्स, और ये किस वजह से होती है, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से या फिर एड्स की वजह से, ठीक है, तो इस वजह से ये कंडीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 27th, इन मैमल्स हिस्टामाइन इज सिक्रेटेड, मैमल्स में जो हिस्टामाइन है वो किसके द्वारा सिक्रेट होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, किसके द्वारा होता है, मास्ट सेल्स। हिस्टामाइन क्या है, एक पोटेंट यानी कि पोटेंशियल वाइसोडाइलेटर होता है जो कि किसके द्वारा बनता है, डी कार्बोक्साइलेशन होती है अमाइनो एसिड हिस्टिडाइन की एंड रिलीज बाय, और मास्ट सेल के द्वारा ये रिलीज होता है किसके रिस्पॉन्स में, अप्रोप्रिएट एंटीजेंस के रिस्पॉन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाँ एक और लाइन बता देती हूँ मास्ट सेल के बारे में, ये स्पेशली प्रीवेलेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में, स्किन का जो कनेक्टिव टिश्यू वहां पे और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और जो ब्लड वेसल्स की सराउंडिंग वॉल्स होती हैं वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एबीओ ग्रुप के रिस्पेक्ट में देयर आर 4 मेजर ब्लड ग्रुप होते हैं बिकॉज दिस ब्लड ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय, किसके द्वारा डिटरमाइन होते हैं, ये ऐसा हम कर चुके हैं। 3 एलील्स गलत है, 3 एलील्स ऑफ विच 2 आर रिसेसिव गलत है, 3 एलील्स ऑफ विच 2 आर कोडोमिनेंट एंड बिल्कुल ठीक है, 2 कोडोमिनेंट होती है, ए और बी कोडोमिनेंट होती है, एक जैसे डोमिनेंसी, और एक होता है आई, ये कैसा होता है, रिसेसिव, थर्ड के ये वाला रिसेसिव होता है, ये दोनों कोडोमिनेंट होते हैं, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रेन्युलोसाइट, बिल्कुल इजी, मैंने आपको बताया था डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में, ठीक है, दो में स्प्लिट थे, ग्रेन्युलोसाइट और एक ग्रेन्युलोसाइट में, तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा ग्रेन्युलोसाइट का टाइप नहीं है। ग्रेन्युलोसाइट कितने थे, 3 थे, एक ग्रेन्युलोसाइट कितने थे, 2 थे। अब क्या मुझे ये बताने की जरूरत है, आपको याद होगा क्या आएगा, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट 2 थे ग्रेन्युलोसाइट के, ठीक है। ग्रेन्युलोसाइट में कौन सा था, न्यूट्रोफिल्स थे, बेसोफिल्स थे, साइनोफिल्स थे। एक ग्रेन्युलोसाइट में कौन सा था जिसके पास क्लियर साइटोप्लाज्म होता है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होते हैं। 30th क्वेश्चन, जो लाइफ स्पैन होते हैं ह्यूमन डब्ल्यूबीसी के अप्रोक्सीमेटली कितनी, अलग से इसी वजह से लिखा था, मुझे पता था ऐसे क्वेश्चन आएंगे। करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, लेस देन 10 डेज, 10 दिन से भी कम इनकी लाइफ स्पैन होती है डब्ल्यूबीसी की। व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं उनकी लाइफ स्पैन होती है 10 दिन की। मोस्ट ऑफ द डब्ल्यूबीसी जो होते हैं उनके पास लाइफ स्पैन इवन 1 दिन से भी कम की हो सकती है, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स जिनको हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं, ये बोन मैरो में बनते हैं एट अ रेट ऑफ अबाउट 1000 मिलियन पर डे, एक दिन में 1 मिलियन, ठीक है। और ये किस में मदद करते हैं, बॉडी को डिफेंड करते हैं इन्फेक्शन, जो भी इन्फेक्शियस डिसीज होते हैं, पैथोजेंस या फॉरेन मटेरियल्स होते हैं एज अ पार्ट ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। देखो मैं कुछ कंडीशन बताती हूँ। इन कंडीशन जैसे कि ल्यूकीमिया में क्या होता है, दिस में राइज टू एज मैनी एज, मतलब कि 50,000 व्हाइट ब्लड सेल एक सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड में, यानी कि सिर्फ 1% ब्लड ऑन एवरेज इज अ व्हाइट ब्लड सेल, मतलब उसका लेवल राइज हो जाता है। एज वेल एज इन द ब्लड में बात करूँ, जो व्हाइट सेल होते हैं वो एक लार्ज नंबर में पाए जाते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में, स्प्लीन में और अदर बॉडी टिश्यूज में। नेक्स्ट हम बात करेंगे 31st क्वेश्चन की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ऑर्गन रिसीव्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनमें से कौन सा जो है रिसीव करता है। करेक्ट ऑप्शन इसमें स्प्लीन है, स्प्लीन ही सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। इसके साथ यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखा ब्रेन का, वरना स्प्लीन और ब्रेन दोनों ही ऑर्गन ऐसे हैं जो सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, रेड ब्लड सेल आरबीसी की डेथ होने के बाद ये कहाँ पे चले जाते हैं, स्प्लीन में चले जाते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, स्प्लीन को बोला जाता है, याद रखोगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज इज मोस्ट एक्यूरेट यहाँ पे किसके रिगार्ड में बतानी है, ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट्स के और किसके, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज इज मोस्ट एक्यूरेट, कौन सी होगी वो बतानी है। तो देखो आरबीसी ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन को, जहां पे डब्ल्यूबीसी गलत है, डब्ल्यूबीसी कब हमने जिक्र किया है, आरबीसी ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन, जो कि प्लाज्मा गलत है। आरबीसी एज वेल एज डब्ल्यूबीसी नहीं, आरबीसी एज वेल एज प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन एंड बिल्कुल ठीक है, डी ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट है, ध्यान से समझो। आरबीसी एज वेल एज प्लाज्मा दोनों मिलकर क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और CO2 को डिसोल्व और केमिकली कंबाइंड फॉर्म में, ठीक है। लिम्फ सर्व्स टू, लिम्फ का क्या काम होता है यहाँ पे पूछा गया, लिम्फ सर्व्स टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ब्रेन, ये तो आरबीसी का ट्रांसपोर्ट नहीं, ये भी नहीं इसका काम है। रिटर्न द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। एक इंपॉर्टेंट फंक्शन जो लिम्फ का होता है वो क्या होता है, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उसको वापस से ब्लड में रिटर्न बैक कर देती है। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या कहलाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी हम इसको बोलते हैं, जो कि किससे बनता है, विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम ब्लड से बनता है वेरियस फैक्टर के कारण। फैक्टर कौन सा हो सकता है भाई, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हो सकता है, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के कारण, मतलब किसी भी रीजन से हो सकता है। एंटीजन्स आर प्रेजेंट, एंटीजन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये बताना है, तो क्या मुझे बताने की जरूरत है, कहाँ पे, सेल के सरफेस पे, ठीक है।
उसके बाद में थोड़ा सा आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में यहाँ पे बता देती हूँ, बेसिक सा जल्दी जल्दी। थ्री सिस्टम होते हैं ब्लड को कैरी करने के लिए। कौन सा एक होता है आर्टेरियल सिस्टम, एक होता है वेनियस सिस्टम और एक होता है पोर्टल सिस्टम। आर्टेरियल सिस्टम की बात करूं तो ये एंड्स टू कैपिलरी, मतलब कि ये कैपिलरी के एंड में प्रेजेंट होता है, यानी कि ये ब्लड को कैरी करता है हार्ट टू ऑर्गन। वेनियस सिस्टम की बात करूं, ये स्टार्ट किससे होता है, कैपिलरी से स्टार्ट होता है और ब्लड से हार्ट तक इसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। पोर्टल सिस्टम की बात करी जाए, ये स्टार्ट तो कैपिलरी से होता है और एंड भी कैपिलरी पे ही होता है, ऑर्गन टू ऑर्गन ट्रांसपोर्ट करता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑर्गन से ऑर्गन ट्रांसपोर्ट भी करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद मैं बता देती हूँ कुछ और थोड़ा सा बेसिक। एक आध डिसीज में यहाँ पे आपको बता देती हूँ भाई। ठीक है, देखो इसमें भी सेम चीजें हैं। एक आध जैसे हमें जो रेस्पिरेटरी वाले चैप्टर में हम पढ़ के आए थे, कार्डिक आउटपुट वगैरह, इसमें डिसीज देखो आप, देखो यहाँ पे हमारे पास पीवाईक्यू नहीं है लेकिन मैं स्टिल आपको बता देती हूँ एक दो अच्छी खासी डिसीज। एक होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, जो ल्यूमेन होता है आर्टरी का ल्यूमेन, वो क्या हो जाता है डिप, उसमें कैल्शियम या फैट या कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन के कारण वो आर्टरी का जो ल्यूमेन होता है, यानी कि जो बीच का स्पेस होता है, वो बहुत ही नैरो हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई होती है ऑर्गन तक वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, जिस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगी, एक होती है आर्टेरोस्क्लेरोसिस। उसमें क्या होता है, मतलब कि वो जो वो होती है ल्यूमन होती है जो हमारी आर्टरी की, वो रप्चर यानी टूट जाती है और इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यानी कि हार्डनिंग ऑफ आर्टरी वॉल। ब्लड प्रेशर तो आपको पता ही है, हाइपरटेंशन जिसे हम बोलते हैं किस वजह से होती है। एक होता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज, ये किस वजह, इसका दूसरा नाम होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, फैट और कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता है, मेक्स ल्यूमन, जो आर्टरीज का ल्यूमन होता है उसको नैरो बना देता है। एक होता है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया में क्या होता है, जो ब्लड है, ब्लड की सप्लाई ही कम हो जाती है, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है हार्ट की मसल्स तक। चेस्ट पेन हो मतलब चेस्ट पेन रहने लग जाता है, डिपोजिशन हो जाती है फैट की। इसका दूसरा नाम होता है एंजीना पेक्टोरिस। ठीक है, हार्ट अटैक यानी कि जिसका दूसरा नाम मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन होता है, उसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स की क्या हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है। सडनली डेथ हो जाती है किसकी, हार्ट की मसल की, लॉस ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से या ब्लड की सप्लाई की वजह से। हार्ट फेलियर में क्या होता है, नॉट पंपिंग ब्लड, मतलब कि जो ब्लड है वही इफेक्टिवली पंप नहीं हो पाता। ऐसे नोड नॉट वर्किंग, जो उसका साइनो आर्टेरियल नोड होता है हार्ट में हमारे, वही प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाता। कार्डिक अरेस्ट में हार्ट रेट बिल्कुल जीरो हो जाती है, ईसीजी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है ईसीजी में। ठीक है, कार्डिक अरेस्ट उसको बोलते हैं। एक होता है कंजेस्टिव लंग फेलियर। उसमें क्या होता है, जो लेफ्ट साइड होता है हार्ट का वो प्रॉपर्ली काम नहीं करता, यानी कि उसमें क्या हो जाता है, किस वजह से एक्यूमुलेशन हो जाता है ब्लड का लंग्स में। ठीक है, जिसकी वजह से कंजेस्टिव लंग फेलियर हो जाता है। हार्ट ब्लॉक में क्या होता है, इंपल्स कंडक्शन जो है, इंपल्स कंडक्शन का जो पाथवे होता है हार्ट तक, वही ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूं आपको समझ आया होगा पूरा। मैंने काफी जो है चैप्टर भी आपको समझा दिया है, यहाँ पे काफी चैप्टर कवर करा दिया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।